अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सभी का दिल से खुश आमदीद करती हूँ। क्या एक मसीहा कातिल हो सकता है? क्या मोहब्बत के दावेदार ही जान लेने पर तुल जाते हैं? आज हम बात करेंगे पलवशा साफ़ी के दिल दहला देने वाले नावल नदामत सीज़न 2 की। एक तरफ इज्जत और शोहरत का मीनार है तो दूसरी तरफ जेल की काल कोठरी। एक ऐसी कहानी जहाँ कानून सबूत मांगता है और दिल सच्चाई। तो तैयार हो जाइए जज्बात, सस्पेंस और रिवेंज से भरपूर इस सफ़र के लिए। आइए शुरू करते हैं। नदामत पार्ट 2। पलवशा साफ़ी किस्त नंबर 46 मुस्तफ़ा कमाल साहब का माजीब शहर के मसरूफ़ तरीन इलाके में वाक़े खान एंड एसोसिएट्स लॉ फर्म की इमारत दूर से ही वक़ार और ताकत का एहसास दिलाती थी। इस शीशे की दीवारों वाली इस इमारत में हर कदम पर कानून की संजीदगी महसूस होती थी। दरवाज़ा खुलते ही अंदर इस्तकबालिया हाल था, जहाँ दीवारों पर कामयाब मुकदमात की फ्रेमशुदा खबरें लगी हुई थी। एडवोकेट मुस्तफ़ा कमाल खान आहिस्ता कदमों से केबिन के अंदर दाखिल हुए। उन्हें आते देखकर वहां पहले से मौजूद एल्जिना खड़ी हो गई। शाह फैमिली को इस्लामाबाद शिफ्ट हुए 2 माह हुए थे। आफान शाह साहब के बहुत कहने पर वो उनके फर्म में दाखिला लेने आई थी। ओह जिना, बैठे बैठे, कैसी हैं आप? मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत अपनायत और खुश इखलाकी से बात की शुरुआत की। ठीक हूँ अंकल, एल्जिना ने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया। और मेरा दोस्त कैसा है? सुना है फिर से दुबई गया हुआ है। कमाल साहब अपनी सीट पर आए और टेबल पर कोहनियाँ टिकाए आगे होकर बैठे। जी। दादाजी के तबसरे पर वो हल्का मुस्कुराई। कियान से एंगेजमेंट टूटने के 3 माह बाद वो आज कमाल साहब से मिल रही थी। उसे अजीब सा लग रहा था, जबकि मुस्तफ़ा साहब बहुत ही समझदार और तहजीबदार शख्स थे। वो एल्जिना से नए स्टूडेंट जैसे अंदाज तखातुब अपना रहे थे। आई एम सॉरी अंकल, जो हुआ, मैं इस सब के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। उसके लहजे में माजी की नदामत और खुद एहतसाबी साफ झलक रही थी, जैसे वो दिल से अपनी पुरानी गलती का बोझ महसूस कर रहा हो। बेटा, यहाँ मैं एक उस्ताद हूँ और तुम एक स्टूडेंट। उनके लहजे में ऐसी शफकत और हिकमत थी कि बात डांट के बगैर ही दिल में उतरती चली गई, जैसे एक उस्ताद प्यार से रहनुमाई कर रहा हो। और जो हुआ, इसमें तुमसे ज्यादा कियान गलती पर था। अब भूल जाओ वो सब। यहाँ मैं कियान का ताया नहीं, तुम्हारा मेंटोर हूँ। मुस्तफ़ा साहब ने हल्की सी सांस ली, नजरें सरासी झुकाए और नर्म लहजे में कहा, जी थैंक यू सर। उसने गहरा सांस लिया, नजरें सीधी की और मजबूत लहजे में कहा। उसके अंदाज में ऐसा अज़्म और पुख्तगी थी कि लग रहा था जैसे वो वाकई अपनी जिंदगी का नया बाब शुरू करने जा रहा हो। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने सर जो जंबिश दिया और अपने काम का तरीका समझाने लगे। अगले दिन से एक नया सफ़र शुरू हुआ। मुस्तफ़ा कमाल हर केस को सिर्फ कानूनी नुक्ता नज़र से नहीं बल्कि इंसानी पहलू से भी देखते थे। ये देखो, वो फाइल उसके सामने रखते, ये सिर्फ एक केस नहीं, एक माँ की आखिरी उम्मीद है। एल्जिना गौर से सुनती, सवाल पूछती और कभी कभी उलझ जाती। सर, अगर कानून किसी बेगुनाह को इंसाफ न दे तो वो संजीदा हो जाते थे। फिर वकील का फर्ज है कि वो कानून को झुकाए नहीं बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करे। इंसाफ हमेशा रास्ता मांगता है, बहाना नहीं। वक्त के साथ उन दोनों के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक बनने लगा, सिर्फ उस्ताद और शागिर्द का नहीं बल्कि रहनुमाई और एतमाद का। एक दिन अदालत से वापस आते हुए एल्जिना ने हिचकिचाते हुए कहा, सर आप कभी गलती नहीं करते। वह रुक गए, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, बहुत की है, लेकिन फ़र्क यह है कि मैंने उनसे सीखा भी है। और अगर शागिर्द गलती करे, उसने दोबारा सवाल किया, उस्ताद का फ़र्ज है कि वो उसे गिरने न दे बल्कि उठना सिखाए। ये सुनकर एल्जिना की आंखों में एक अजीब सा सुकून आया। वो अब सिर्फ कानून नहीं सीख रही थी बल्कि जिंदगी के उसूल भी। एक दिन वो केस हार गए। एल्जिना ने पहली बार मुस्तफ़ा कमाल को खामोश देखा। सर, हमने पूरी कोशिश की थी, उसने हौसला देना चाहा। उन्होंने गहरी सांस ली। कभी कभी कोशिश काफ़ी नहीं होती एल्जिना, मगर हार मान लेना सबसे बड़ी नाकामी होती है। वो उसे देखकर बोले, याद रखना, एक अच्छा वकील वो नहीं जो हर केस जीते, बल्कि वो है जो हर हार से बेहतर बने। उस दिन एल्जिना ने महसूस किया कि उस्ताद सिर्फ इल्म नहीं देता, वो हौसला भी देता है और रास्ता भी। रफ्ता रफ्ता एल्जिना के सवाल कम और समझ ज्यादा होने लगी। मुस्तफ़ा कमाल की नज़रें अब उसे सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक उभरती हुई वकील के तौर पर देखने लगी थी। तुम बदल रही हो एल्जिना, एक दिन उन्होंने कहा। आपकी वजह से सर। वो मुस्कुराई नहीं, अपनी मेहनत की वजह से। उस्ताद सिर्फ रास्ता दिखाता है, चलना शागिर्द को खुद पड़ता है। वो संजीदगी से बोले, ये रिश्ता न बहुत करीब था न बहुत दूर, मगर इतना मजबूत जरूर था कि वक्त भी उसे कमजोर न कर सके। एल्जिना ने उस दिन जान लिया, कुछ लोग जिंदगी में उस्ताद बनकर आते हैं और इंसान को वो सिखा जाते हैं जो कोई किताब कभी नहीं सिखा सकती। मेलबर्न की सड़कें वैसी ही थी, मसरूफ, रोशन और बेहिस। वक्त गुजर गया था। एक साल। शुरू में हर जगह उसका जिक्र होता था, हर दोस्त के लब पर एक ही सवाल, एल्जिना कहाँ है? फिर आहिस्ता आहिस्ता सवाल कम होते गए और एक दिन खत्म हो गए। अब किसी को फर्क नहीं पड़ता था, जिंदगी सबको आगे ले गई थी। उस रात रब मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। अचानक उसकी नज़र एक नाम पर ठहर गई, एल्जिना। ऑनलाइन। उसका दिल एकदम जोर से धड़का। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। हाथ कांप रहे थे, मगर उसने फौरन कॉल बटन दबा दिया। चंद लम्हे रिंग बजती रही, फेलो वही आवाज़, मध्यम थकी हुई मगर पहचानी हुई। हुरैब की आंखों में आंसू आ गए। एल्जिना, तुम?
कहाँ थी तुम? उसने सबसे पहले ये सवाल किया। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही। मैं यही हूँ, एल्जिना ने धीरे से कहा। तुम्हें अंदाजा भी है हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हुरैब की आवाज़ भर आई। यूनिवर्सिटी एडमिन गए, तुम्हारा नाम कट चुका था। हॉस्टल्स में पूछा, पुराने ठिकानों पर गए, हत्ता कि पुलिस तक बात पहुंची थी। वो एक एक करके तफसील बताने लगी। एल्जिना खामोशी से सुन रही थी। हम सब पागल हो गए थे तुम्हें ढूंढते ढूंढते। हर जुमले के साथ उसकी सांस भारी हो रही थी। दूसरी तरफ एल्जिना खामोश थी, आंखों में नमी उतर आई, होंठ हल्के से कांपे। इतना ढूंढा था? उसने आहिस्ता से पूछा। हाँ, हुरैब ने फौरन कहा। हमने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था। उसने सच्ची दोस्ती का एहसास दिलाया। हुरैब उसे वापस लाना चाहती थी और एल्जिना शायद अब कहीं और की हो चुकी थी। कुछ लोग गुम नहीं होते, बस बल जाते हैं, और जब दोबारा मिलते हैं तो पहचान तो आ जाती है, मगर फासले कम नहीं होते। कॉल अभी जारी थी। खामोशी के बीच बीच में सांसों की आवाज़ें आ रही थी, जैसे दोनों एक दूसरे को महसूस तो कर रही हो मगर अल्फाज साथ नहीं दे रहे। एल्जिना, उसकी आवाज़ नरम हुई। ज़ियाल बहुत परेशान है। तुमरैब ने हिम्मत की। एक नाम, एक चुभन। चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी। एल्जिना की सांस रुक सी गई, आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। वो नामा जिसे वो 1 साल से खुद से भी नहीं दोहरा रही थी। उसे मत बताना, उसने फौरन कहा। क्या, क्यों? तुम्हें अंदाजा भी है वो किस हाल में था? हुरैब चौंकी। वो हर जगह तुम्हें ढूंढता रहा एल्जिना, यूनिवर्सिटी के हर कोने में, तुम्हारे पुराने नोट्स तक संभाल कर रखे हुए। उसने हुरैब की आवाज़ भर गई। तुम्हें नहीं पता वो कितना टूट गया था। हुरैब उसकी हालत याद करते अफसुर्दा हो गई। एल्जिना ने लब भींच लिए, आंखों से आंसू खामोशी से बहने लगे। बस, उसने आहिस्ता से कहा, मजीद कुछ मत कहो। उसने तंबीह किया। क्यों? हुरैब की आवाज़ में बेबसी थी। क्या तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं? वो हैरान हो रही थी। एल्जिना ने गहरी सांस ली, आवाज़ संभालने की कोशिश की। फिक्र ही तो है, मद्दम बोली, इसीलिए तो कह रही हूँ, उसे मत बताना। उसने इल्तिजाई अंदाज इख्तियार किया। हुरैब साकित रह गई। मैं वापस नहीं जा सकती हुरैब, ना उस जिंदगी में, उन लोगों के पास। वो बेबसी से बोली। क्यों? आखिर क्यों? उसे अपनी दोस्त की फिक्र हो रही थी। क्योंकि मैं अगर सामने आ गई तो जो कुछ बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुआ है वो सब दोबारा जिंदा हो जाएगा। उसकी आवाज़ में दर्द साफ था। हुरैब ने सर हिलाया था। वो अब ठीक है? एल्जिना ने हिचकिचाते पूछा। नहीं, वो ठीक नहीं है, वो बस जीना सीख गया है तुम्हारे बगैर। हुरैब ने फौरन जवाब दिया। ये जुमला सीधा उसके दिल में लगा। इसीलिए, एल्जिना ने आंसू साफ की, इसीलिए उसे मत बताना। वो आगे बढ़ रहा है और मैं उसके रास्ते में दोबारा नहीं आ सकती। उसने नए अज़्म से कहा। यह फैसला तुम अकेले कैसे कर सकती हो? ये हक उसे भी होना चाहिए। हुरैब की आवाज़ ऊंची हो गई। नहीं, इस बार एल्जिना की आवाज़ मजबूत थी। अगर उसे पता चला तो वो मुझे ढूंढेगा और मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी। उसने दोबारा अपनी मजबूरी बताई। चंद लम्हे वो खुद को संभालती रही। मैं दोबारा वो सब नहीं जीना चाहती, उसके लिए ना अपने लिए। इसी में हम दोनों की भलाई है। उसने खुद को भी याद दिलाया। हुरैब खामोश हो गई। उसने पहली बार एल्जिना की आवाज़ में वो थकन सुनी जो लफ्ज़ों से ज़्यादा भारी थी। तुम दोबारा गायब तो नहीं हो जाओगी? उसने आहिस्ता से पूछा। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जा रही, बस वहां नहीं आगी जहां से गई थी। एल्जिना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। कॉल खत्म हुई तो दोनों तरफ खामोशी थी। हुरैब के हाथ में फ़ोन था, दिल में एक बोझ, सच जानने का मगर छुपाने का। और एल्जिना, वो आंखें बंद किए बैठी थी। 1 साल पहले वो दुनिया से गायब हुई थी, मगर आज उसे दोबारा खुद से गायब होना पड़ रहा था। क्योंकि कुछ मोहब्बतें मिलने के लिए नहीं होती, बस बचाने के लिए होती है। दूर रहकर 2 साल, वक्त के हिसाब से शायद एक मुख्तसर अरसा, मगर एल्जिना के लिए 2 साल उसकी पूरी शख्सियत बदल देने के लिए काफ़ी थे। शुरू के महीने सख्त थे। मुस्तफ़ा कमाल की सख्ती कभी कभी उसे तोड़ देती। ये दलील कमज़ोर है। वो फाइल बंद करते हुए कहते। सर, मैंने पूरी कोशिश की। कोशिश काफ़ी नहीं होती एल्जिना, दुरुस्त होना ज़रूरी होता है। वो खामोश हो जाती, दिल में हल्की सी चोट मगर आंखों में जिद। कभी वो दिन भी आते जब सब कुछ ठीक लगता। एक केस में उसकी दी गई दलील अदालत में मजबूत साबित हुई। वापस आकर मुस्तफ़ा कमाल ने सिर्फ एक जुमला कहा, गुड। यही मेयार चाहिए। ये एक लफ गुड उसके लिए किसी तारीफ से कम न था। उस रात वह देर तक मुस्कुराती रही, मगर हर दिन ऐसा नहीं था। एक बार उसने एक अहम फाइल में गलती कर दी। केस पर असर पड़ा। तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? मुस्तफ़ा कमाल की आवाज़ में पहली बार सख्ती से ज़्यादा मायूसी थी। एल्जिना के हाथ कांप गए। सर, मैं ये पेशा लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता। वो कुछ न बोल सकी। उस दिन वो पहली बार उनके सामने से नजरें चुरा कर निकली। चंद दिनों तक दोनों के दरमियान एक अजीब सी दूरी आ गई। मुस्तफ़ा कमाल सिर्फ काम की बात करते, एल्जिना सिर्फ यस सर कहती। वो ताल्लुक जो आहिस्ता आहिस्ता बना था, जैसे धुंधला सा गया हो। फिर एक दिन वो रात देर तक ऑफिस में बैठी फाइल ठीक कर रही थी। आंखों में नमी मगर हाथ रुके नहीं। अभी तक गई। वो चौंक कर मुड़ी। मुस्तफ़ा कमाल दरवाजे पर खड़े थे। गलती मेरी थी सर, उसे ठीक किए बगैर नहीं जा सकती। वो चंद लम्हे उसे देखते रहे, फिर आहिस्ता से बोले, यही फ़र्क है तुम में, तुम गलती से भागती नहीं हो। वो पहली बार हल्का सा मुस्कुराए। गलती हर कोई करता है एल्जिना, मगर उसे तस्लीम करके दुरुस्त करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं।
उस लम्हे वो दूरी जैसे खत्म हो गई। वक्त गुजरता गया, कभी वो उसकी रहनुमाई करते, कभी उसे खुद फैसले लेने देते। अब तुम्हें हर बात पर मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, वो कहते। एल्जिना चौंक जाती। सर, अगर मैं गलत हो गई तो सीख जाओगी, मैं हमेशा साथ नहीं रहूंगा। ये जुमला सुनकर उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ उभरता। एक दिन अदालत में मुस्तफ़ा कमाल ने अचानक उसे आगे कर दिया। ये केस तुम पेश करोगी? सर, मैं अब वक्त आ गया है। उसके हाथ कांप रहे थे मगर आवाज़ मजबूत थी। उस दिन उसने खुद को साबित किया। अदालत से बाहर आते ही वो उनकी तरफ देखने लगी, जैसे तारीफ की मुंसिर हो। मुस्तफ़ा कमाल ने सिर्फ सर हिलाया, नॉट बैड, मगर इस बार वो समझ गई थी, यही उनकी सबसे बड़ी तारीफ है। 2 सालों में उनका रिश्ता बदल चुका था। अब वो सिर्फ उस्ताद और शागिर्द नहीं रहे थे, बल्कि एक ऐसा ताल्लुक बन चुका था जिसमें एहतराम, एतमाद और एक खामोश सी समझ शामिल थी। उस दिन एल्जिना ने फाइल बंद की। सर, मेरी इंटर्नशिप मुकम्मल हो गई है। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। हाँ, मुस्तफ़ा कमाल ने धीरे से कहा, और तुम अब वो नहीं रही जो 2 साल पहले आई थी। वो मुस्कुराने की कोशिश करती है आपकी वजह से। वो नजरें हटा लेते नहीं, तुम्हारी मेहनत की वजह से। अगर मैं कभी गलत फैसला करूँ तो? उसने आहिस्ता से पूछा। वो उसकी तरफ देखते हैं। तो जो मैंने सिखाया है वो याद करना और खुद पर भरोसा रखना। एल्जिना दरवाजे की तरफ बढ़ती है, फिर रुक जाती है। क्या मैं कभी वापस आ सकती हूँ? मुस्तफ़ा कमाल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। यह दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा, एक शागिर्द के लिए। वो बाहर निकल जाती है और उस दिन दोनों ने महसूस किया, कुछ रिश्ते वक्त के साथ खत्म नहीं होते, बस एक नई शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। शाह हाउस का माहौल उस दिन गैर मामूली तौर पर संजीदा था। लाउंज में खामोशी जैसे दीवारों से टकरा रही थी। एल्जिना अंदर आई तो देखा उसकी मम्मा के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और बेचैनी मिली जुली थी। बेटा बैठो, तुमसे बात करनी है। राना ने उसे अपने पास बुलाया। एल्जिना खामोशी से बैठ गई। दिल ने जैसे पहले ही अंदाजा लगा लिया था। तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, मम्मा ने आहिस्ता से कहा। बहुत अच्छा घराना है, पढ़े लिखे लोग हैं, लड़का बिजनेसमैन है। राना बहुत मोहतात अंदाज में बता रही थी। एल्जिना ने नजरें झुका ली। चंद लम्हे खामोशी रही। मम्मा, मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर उसने धीरे से कहा, तैयार नहीं हूँ? कब तक नहीं होगी? उम्र भी देखो अपनी, लोग क्या कहेंगे? 3 साल गुजर गए हैं इस सब को। मम्मा का लहजा फौरन बदल गया। लोगों को छोड़ दे मम्मा। एल्जिना की आवाज़ नरम थी मगर थोड़ी थकन लिए। ये मेरी जिंदगी है, उसने सामने देखते हुए जवाब दिया। मम्मा ने गहरी सांस ली। हम तुम्हारा बुरा नहीं सोच रहे एल्जिना, हमेशा तुम्हारे लिए बेहतर ही चाहा है। राना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो हल्का सा मुस्कुराई मगर इस मुस्कुराहट में दुख था। पता है, माजी के वाकयात जहन में गर्दिश किए, लेकिन मैं राजी नहीं हूँ। फिर उसने नजरें उठाकर सीधा कहा। कमरे में खामोशी छा गई। फिर भी अगर आपने हमेशा की तरह जिद करनी है तो करा दे। एल्जिना ने आहिस्ता से सर झुका लिया। चंद लम्हे बाद उसने वो जुमला कहा जो जैसे उसके अंदर के सारे दबाव को जाहिर कर रहा था। ये अल्फाज नर्म थे मगर उनमें हार का सा रंग था। इसी लम्हे दरवाजा खुला और याशिम इबाद के हमरा अंदर दाखिल हुए। क्या हो रहा है यहाँ? उन्होंने राना और एल्जिना के बीच तनाव देखकर पूछा। आप ही समझाएं, इसे अच्छा रिश्ता आया है और ये इनकार कर रही है, मम्मा ने फौरन कहा। वो उठकर याशिम के पास आई। याशिम ने एल्जिना की तरफ देखा। उसकी झुकी हुई नजरें थके हुए लहजे को महसूस किया। तुम क्या चाहती हो? उन्होंने नरमी से पूछा। मैं अभी नहीं करना चाहती शादी, एल्जिना ने आहिस्ता से कहा। याशिम ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर सीधे होकर बोले, तो फिर नहीं होगी। उन्होंने जैसे एलानिया तौर पर राना को जवाब दिया। राना और इबाद सकिन रहे। बेटा, इस दफा तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो एल्जिना के करीब आए। एल्जिना ने पहली बार सर उठा कर उन्हें देखा। आंखों में हल्की सी नमी मगर दिल में एक अजीब सा सुकून। माँ खामोश हो गई। शायद पहली बार उन्हें भी एहसास हुआ कि बेटी अब बच्ची नहीं रही। उस रात एल्जिना अपने कमरे में बैठी थी। वो जानती थी ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं था जिसे उसने टाला, ये अपनी जिंदगी पर अपने हक का पहला मजबूत ऐलान था। और कहीं ना कहीं ये फैसला आने वाले वक्त में उसकी तकदीर का रुख बदलने वाला था। उस दिन एल्जिना ने एक बार फिर उसी दरवाजे के सामने खड़े होकर गहरी सांस ली। वही ऑफिस, वही राहदारी, मगर वो खुद अब पहले जैसी नहीं रही थी। इस बार वो एक इंटर्न नहीं बल्कि एक वकील के तौर पर आई थी, एक मुश्किल केस के साथ। उसने दरवाज़ा खोला मगर अंदर मुस्तफ़ा कमाल नहीं थे। रिसेप्शन से मालूम सर कोर्ट गए, आप इंतज़ार कर सकती है। वह सर हिलाकर अंदर आ गई। कमरे में कदम रखते ही पुरानी यादें जैसे दीवारों से टकराने लगी। वही मेज़, वही फाइलें, वही कुर्सी जहाँ बैठकर उसने खुद को संभालना सीखा था। वो अभी इन्हें ख्यालों में गुम थी कि दरवाज़ा दोबारा खुला। एल्जिना चौंक कर मुड़ी। सामने एक लंबा पुरएतमाद शख्स खड़ा था, आंखों में अजीब सी चमक और लहजे में हल्की सी मुस्कुराहट। आप? एल्जिना ने मुतज्जिब नजरों से देखा। वली खान। वो आगे बढ़ा। वह भी मुस्तफ़ा साहब से मिलने आया था। एल्जिना ने नाम दोहराया जैसे याद करने की कोशिश कर रही हो। आप मुस्तफ़ा सर के शागिर्द थे? एल्जिना के चेहरे पर हल्की सी हैरत आई। थे नहीं, वो सरा झुक कर बोला हूँ। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस बदल जाते हैं। वो जेबों में हाथ डाले किताबों के शेल्फ के पास आया। ये जुमला सुनकर इज़ना के जहन में जैसे पुरानी बातें गूंज उठीं। और आप?
वली खान ने एक किताब उठाकर मेज के किनारे टेक लगाते हुए पूछा, एक केस है और मुझे सर की रहनुमाई चाहिए। एल्जिना ने संजीदगी से कहा, या शायद आपको अपनी जीत के लिए सहारा चाहिए। वली खान की मुस्कुराहट जरा गहरी हो गई। मैं अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ना जानती हूँ, बस कभी कभी रास्ता पूछना पड़ता है। एल्जिना की आंखों में हल्की सी सख्ती आई। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, जैसे परगराओ। इंटरेस्टिंग, उसने आहिस्ता से कहा, बिल्कुल वैसी ही जिद है जैसे कभी मेरी हुआ करती थी। वली खान बगौर उसे देख रहा था। आपने सर को क्यों छोड़ा? एल्जिना के मुंह से बेख्तियार निकल गया। मैंने नहीं छोड़ा, वो आहिस्ता से बोला। मैं आगे बढ़ गया। वली खान की आंखों में एक लम्हे को संजीदगी उतर आई। फर्क है। सीट पर बैठ गई। बहुत बड़ा फर्क है। वो सीधा होकर खड़ा हो गया। मुस्तफ़ा कमाल उसूल सिखाते हैं और मैंने सीखा कि कभी कभी जीतने के लिए उसूलों को मोड़ना भी पड़ता है। वो घूमकर उसके मुकाबिल सीट पर आया। एल्जिना को वली का चेहरा शनासा लगा और अंदर ही अंदर वो उसे याद करने की कोशिश कर रही थी। तो आपके लिए जीत सब कुछ है। एल्जिना के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। और आपके लिए? वो मुस्कुराया। इंसाफ, उसने पुरे एतमाद लहजे में जवाब दिया। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। दो मुख्तलिफ सोचें, दो मुख्तलिफ रास्ते और एक ही उस्ताद। देखते हैं। वली खान ने फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने मुस्तफ़ा कमाल से क्या सीखा है? आप पढ़ सकते हैं, मगर फैसला सर करेंगे। एल्जिना ने फाइल उसके सामने रख दी। अब भी उन पर इतना ही भरोसा है? वो हंसा। जी, हमेशा रहेगा। एल्जिना ने बगैर हिचकिचाए कहा। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला। मुस्तफ़ा कमाल अंदर दाखिल हुए। उनकी नज़र पहले एल्जिना पर पड़ी, फिर वली खान पर। एक लम्हे के लिए वक्त जैसे रुक गया। तुम दोनों एक ही जगह पर, उन्होंने धीरे से कहा। सर। वली खान ने हल्का सा सर झुकाया और उठकर उनसे मिलने आगे आया। मुस्तफ़ा साहब बहुत गर्मजोशी से मिले थे। एल्जिना खामोश खड़ी रही, मगर उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मुस्तफ़ा कमाल ने दोनों को बारी बारी देखा। कैसी हैं आप मिस सिद्दीकी? मुस्तफ़ा साहब ने अपनी सीट पर जाते हुए उसे मुखातिब किया और वली को भी बैठने का इशारा किया। अल्लाह का करम है सर। एल्जिना अपनी सीट पर बैठी। एल्जिना ये है वली और वली ये है एल्जिना। मुस्तफ़ा साहब ने इन दोनों का तारुफ करवाया। एल्जिना, अगला ट्रायल आपको वली के साथ लड़ना है। उन्होंने एक फाइल उसके आगे की। एल्जिना सर को जंबिश देते फाइल देखने लगी। वली टांग पर टांग रखे कोहनी चेयर के हैंडल पर जमाए ठोड़ी के नीचे उंगली रखे एल्जिना को देख रहा था। मुस्तफ़ा कमाल साहब को ज़रूरी कॉल आने लगी तो वो माजत करते कॉल मौसूल कर उठकर बाहर निकल गए। क्या हम पहले भी कभी मिले हैं? उसने गौर से उसके चेहरे को देखा। अब्रू हल्के से सिकुड़ गए। उसके लहजे में हैरत और पहचानने की कोशिश साफ झलक रही थी। डॉक्टर ज़ियाल और रुहाइमा की शादी में देखा होगा। उसके लहजे में कोई सख्ती नहीं थी, बस यूं लगा जैसे सरसरी अंदाज में एक भूली हुई बात याद दिला दी हो। उसे याद आ गया था, एडवोकेट वली खान रुहाइमा का भाई है। ओ यस, एल्जिना सिद्दीकी। वली को याद आया, ज़ियाल के राना फूफू की बेटी। एक लम्हे को उसकी आंखें फैल गई, जैसे जहन के किसी कोने में दबी हुई बात अचानक रोशन हो गई हो। जी। एल्जिना फाइल के सफ़ात पलटती रही, जैसे अब वली के सवालों को नज़रअंदाज करना चाह रही हो। फिर तो हम रिश्तेदार हुए। वली के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, जैसे वो इस लम्हे से खूब लुत्फ अंदाज हो रहा हो। नहीं, मेरा इस शहर और वहाँ के लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए हम रिश्तेदार नहीं हुए। एल्जिना का अंदाज नरम था, मगर बात में सख्ती साफ झलक रही थी। ओह, उसने होंठों को हैरत से गोल किया। अच्छा हुआ बता दिया, वरना मैं ट्रायल में नरमी करने का सोच रहा था। ने खुशगवार तासुर के साथ कहा। वली महफूज हो रहा था। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं हर केस अपने बलबूते पर लड़ना जानती हूँ, उसने शुक्रगुजार अंदाज में कहा, मगर पेशकश लेने से माजरत कर ली। वली मुसर्रत से हंसा। इतनी देर में मुस्तफ़ा साहब वापस केबिन में आए तो एल्जिना जाने के लिए खड़ी हुई। कल ट्रायल में मिलती हूँ मिस्टर वली खान। उसने फाइल बंद की, हल्का सा सर झुकाकर रुखसत चाही और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मुझे आपको हराने में बड़ा मजा आएगा। चेहरे पर एतमाद और सुकून जैसे यकीन कामिल हो। कौन हारता है कौन जीतता है ये तो ट्रायल में पता चलेगा। उसने मसरूर होते हाथ पेशानी तक बुलंद किया और दरवाजे के सामने रुके मुस्तफ़ा साहब से अलविदा कहकर बाहर निकल गई। बड़ी प्यारी बच्ची है। मुस्तफ़ा साहब एल्जिना की तारीफ करते वली के पास आए। उनकी नज़रें बंद दरवाजे पर रुक गई थी। शायद माजी के लम्हात याद आए थे। सर, मिस सिद्दीकी से कोई खास कनेक्शन? वली ने पहले बंद दरवाजे को देखा, फिर मुस्तफ़ा साहब को। वही जो तुमसे है मीर। अपने ख्यालों से निकलकर उन्होंने वली के कंधे पर हाथ रखा। वली उनके ज़बानी अपना घरेलू नाम सुनकर अपनायत से मुस्कुराया। उसके दादा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो कदम कदम चलते खिड़की के पास आए, जैसे वरदान था। हर लफ्ज़ में दिल का बोझ साफ सुनाई दे रहा था, गोया दुख ने हर हर्फ के साथ सांस लिया हो। उसके दादा आफान शाह साहब। वली उनकी तसही करते हुए करीब आया, मगर वो उसके सगे दादा तो नहीं हैं। एल्जिना तो मिसेज राना के फर्स्ट शौहर से है। वह ना के साथ साथ खड़ा हुआ। मुस्तफ़ा साहब ने सिगरेट सुलगाते हुए पलके उठाकर उसे देखा। इस लम्हे में न सिर्फ हैरत थी, बल्कि दिल के सुकून और महफूज होने का एहसास भी साफ झलक रहा था। कुछ रिश्ते खून के मुश्तरका होने के पाबंद नहीं होते। उन्होंने वो सिगरेट वली के सिमत बढ़ाई जो उसने थाम ली। जब किसी रिश्ते को हम दिल से अपना ले, फिर वो सगे सौतेले के तफरीक से बड़े हो जाते हैं।
एल्जिना का शाह फैमिली से ऐसा ही ताल्लुक है। अपने लिए दूसरा सिगरेट जलाकर वो सीधा हुए। दोनों साथ खड़े हवा में धुआं छोड़ते उफुक में देख रहे थे। एक दिन वजदान ने मुझसे वादा लिया था कि अगर हक की लड़ाई लड़ते उसे कुछ हुआ तो मैं उसके बच्चों का ख्याल रखूं। ऐसा ही एक वादा आफान ने लिया है, एल्जिना को दिखाए बगैर उसका करियर बनाने का। बहुत कुछ देखा है उसने अपनी जिंदगी में, अब मुकाबला करने का वक्त है। उन्होंने अपने दोस्तों से किए वादे बताए। उनकी आवाज़ में माजी की याद और वफादारी का असर साफ झलक रहा था। इस लम्हे में न सिर्फ यादें जिंदा हो गई बल्कि दिल में दोस्तों के साथ ताल्लुक की गहराई भी महसूस हो रही थी। सर, क्या आप चाहते हैं मैं मिस सिद्दीकी को फ्री हैंड दूं? वली ने नजरें सामने सब्ज पहाड़ी पर जमाई, आवाज़ साफ और मुअद्दिल रखते हुए पूछा। नहीं, मैं चाहता हूँ तुम उससे डट कर लड़ो, उसे मजबूत बनाओ अपने जैसे। उन्होंने सर थोड़ा सा उठाया, नजरें आगे मरकूज करते हुए कहा। वली ने हैरत से उनके सिमत गर्दन घुमाई। निडरा, अटूट, चट्टान की ताकत रखने वाला। उन्होंने वली के कंधे पर हाथ रखकर पुरजोश अंदाज में थपपाया। उनके लहजे में न सिर्फ मोहब्बत बल्कि वकार और शान की झलक भी थी, जैसे दिल का सबसे कीमती एहसास सामने वाले के लिए पेश कर रहा हो। वली नए हौसले से सर को खम देते मुस्कुराया। जारिए। नोवेल नदामत पार्ट 2 पलवशा साफी किस नंबर 47। वो रात गैर मामूली तौर पर लंबी लग रही थी। कमरे की मध्यम रोशनी में एल्जिना बैठी थी, मगर उसके अंदर जैसे तूफान बरपा था। वली खान, जियाल का साला। ये एक जुमला बार बार उसके जहन में गूंज रहा था, हर बार पहले से ज्यादा भारी, ज्यादा खौफनाक। उसने आंखें बंद की, मगर यादें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जियाल, एक नाम, एक माजी, एक ऐसा बाप जिसे वो बंद कर चुकी थी, मगर अब वही माजी उसके हाल के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ था। अगर वली खान को सब पता चल गया तो उसका दिल जोर से धड़का, और अगर जियाल को भी मालूम हो गया, उसके हाथ ठंडे पड़ने लगे। ये सिर्फ एक राज नहीं था, ये उसकी मेहनत, उसकी पहचान, उसके पूरे करियर पर साया बन सकता था। वो बेचैनी से उठकर कमरे में चलने लगी। मैं उसका मुकाबला कैसे करूंगी, उसने खुद से सवाल किया। वली खान, वो शख्स जो पहले ही एक मजबूत वकील था, अब एक ऐसा रिश्ता भी सामने आ गया था जो सब कुछ पेचीदा बना रहा था। क्या वो मुझे कमजोर समझेगा? क्या वो इस बात को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा? क्या मैं फिर से उसी माजी में खींच ली जाऊंगी? वसवसे एक के बाद एक जैसे उसे घेरते जा रहे थे। एल्जिना ने आईने के सामने आकर खुद को देखा, आंखों में थक और कहीं ना कहीं खौफ। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, ये वही लड़की है जो कभी डरती थी। उसके अपने ही अल्फाज जैसे उसे झंझोड़ गए। उसे याद आया वह दिन जब वो पहली बार मुस्तफ़ा कमाल के ऑफिस में दाखिल हुई थी, कमजोर, उलझी हुई मगर सीखने की ख्वाहिश के साथ। और आज वो वही नहीं रही थी। उसने गहरी सांस ली। मैं अब वो एल्जिना नहीं हूँ, उसने आईने में देखते हुए कहा, जो माजी के साए से डर जाए। वो आहिस्ता से कुर्सी पर बैठ गई। हाँ जियाल, मेरा माजी था मगर मेरा हाल नहीं है। उसकी आवाज़ अब मजबूत थी। और वली खान, वो एक लम्हे को रुकी। वो सिर्फ एक हरीफ है। दिल अभी भी हल्का सा कांप रहा था, मगर उसके अंदर एक नया अस्म जम ले रहा था। अगर वो इस बात को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो मैं उसे अपने हक में बदल दूंगी। एल्जिना ने फाइल उठाई और दोबारा काम में लग गई। यही उसकी ताकत थी, खौफ के बावजूद आगे बढ़ना। रात के आखिरी पहर जब खामोशी और गहरी हो गई, एल्जिना के चेहरे पर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसकी आंखों में एक नया फैसला था। वो नहीं भागेगी, वो नहीं झुकेगी और वो नहीं डरेगी, क्योंकि अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, वो एक मजबूत खातून थी जो अपने माजी को कबूल करके अपने हाल को खुद लिखने की हिम्मत रखती थी। और यही हिम्मत उसे आने वाले सबसे बड़े इम्तिहान में कामयाब बनाएगी। अदालत नंबर 3 आज गैर मामूली तौर पर भरी हुई थी। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये दो तरबियतों और एक ही उस्ताद के दो शागिर्दों का टकराव था। एक तरफ एल्जिना, आंखों में एतमाद मगर दिल में एक हल्की सी घबराहट। दूसरी तरफ वली खान, पुरएतमाद, पुरसुकून, जैसे जीत पहले ही उसके नाम लिखी जा चुकी हो। पीछे खामोशी से बैठे मुस्तफ़ा कमाल, न किसी के साथ न किसी के खिलाफ, सिर्फ देखने वाले। केस नंबर 47 जज की आवाज़ गूंजी प्रसीद। वली खान सबसे पहले खड़ा हुआ। योर ऑनर, उसकी आवाज़ मजबूत और वाज़ेह थी। यह केस बज़ाहिर एक सादा सा तनाज़ा लगता है, मगर हकीकत में ये एक सोची समझी धोखाधड़ी है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जज के करीब आया। और मैं आज साबित करूंगा कि मुद्दई की कहानी सिर्फ एक खूबसूरत झूठ है। उसने एक नज़र एल्जिना पर डाली। चैलेंज साफ नजर आ रहा था। एल्जिना ने गहरी सांस ली और खड़ी हो गई। योर ऑनर, उसकी आवाज़ में नरमी थी मगर अल्फाज में मजबूती। मेरा लर्न फ्रेंड कहानी को पेचीदा बना रहे हैं, जबकि हकीकत बिल्कुल वाज़ेह है। ये एक मुतासिरा शख्स की फरियाद है, ना कि कोई साजिश। वह एक कदम आगे बढ़ी। और आज हम सिर्फ कानून नहीं, इंसाफ की बात करेंगे। वली खान ने पहला गवाह पेश किया। सवालात तेज सीधे उड़ने वाले। क्या ये सच नहीं कि आपने खुद इस मुआहदे पर दस्तखत किए? जी, किए थे। मगर बस जी या नहीं में जवाब दे। गवाह उलझ गया। अदालत में सरगोशियां होने लगी। एल्जिना खड़ी हुई। परमिशन टू कॉस रोड़ो। वो आहिस्ता आहिस्ता गवाह के करीब गई। आपने दस्तखत किए थे, लेकिन क्या आपको मुकम्मल मालूमात दी गई थी? नहीं, मुझे सब कुछ नहीं बताया गया था, गवाह ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या आप पर दबाव था? जी, ये दस्तखत रजामंदी नहीं, मजबूरी का नतीजा थे। एल्जिना ने जज की तरफ देखा। वली खान ने मुस्कुराकर फाइल बंद की। इम्प्रेसिव मगर नाकाफी।
वो फौरन अगला सबूत ले आया, एक दस्तावेज जो केस का रुख बदल सकती थी। ये वो एग्रीमेंट है जिसमें सब कुछ वाज़ेह लिखा है और इस पर मुद्दई के दस्तखत मौजूद है। अदालत में खामोशी छा गई। एल्जिना के हाथ में पकड़ी फाइल जैसे एक लम्हे को भारी हो गई। उसने मुस्तफ़ा कमाल की तरफ देखा। वो खामोश थे, मगर उनकी आंखों में वही सबक था, घबराना नहीं, सोचना। एल्जिना ने खुद को संभाला। योर और इजाज़त हो तो मैं इस दस्तावेज पर सवाल उठाना चाहूंगी। जज ने सर हिलाया। वो सीधी वली खान की तरफ मुड़ी। वालिका, क्या आप अदालत को बताएंगे कि यह दस्तावेज कब तैयार की गई? वो सरा सा चौंका मगर फौरन संभल गया। फाइल में मौजूद है। मैं चाहती हूँ आप खुद बताएं। चंद लम्हों की खामोशी। 2 माह पहले, जबकि मुआहदा 6 माह पहले हुआ था, तो ये दस्तावेज बाद में क्यों तैयार की गई? एल्जिना ने फौरन कहा। अदालत में हलचल मच गई। वली खान की आंखों में पहली बार संजीदगी आई। ऑब्जेक्शन। ओवररूल्ड। जज ने कहा, जवाब दें। वली खान ने गहरी सांस ली। एक अपडेटेड वर्जन। एल्जिना ने एक कदम आगे बढ़ाया। अपडेटेड या मैनिपुलेटेड? उसने अपनी फाइल खोली। मेरे पास असल मुआहदे की कॉपी मौजूद है जिसमें यह शक शामिल ही नहीं। कमरा जैसे साकित हो गया। वली खान ने उसे गौर से देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। वेल प्ले। दलाइल का सिलसिला घंटों जारी रहा। एक वार, दूसरा जवाब, एक दलील, दूसरा तोड़। कभी वली खान गालिब आता, कभी एल्जिना पलटकर जवाब देती। ये सिर्फ केस नहीं रहा था, ये जहानत, तरबियत और हौसले का मुकाबला बन चुका था। आखिरकार जज ने फैसला महफूज कर लिया। जजमेंट विल बी अनाउंस्ड टुमारो। अदालत से बाहर खामोशी थी। आप वाकई मुश्किल हरीफ हैं। एल्जिना ने वली खान की तरफ देखा। और तुम तवक्को से ज्यादा मजबूत निकली हो। वो हल्का सा हंसा। वो वादे के मुताबिक उसे सराह रहा था। मुस्तफ़ा कमाल उन दोनों के करीब आए। आज तुम दोनों ने साबित कर दिया, उन्होंने आहिस्ता से कहा, कि शागिर्द जब सीख लेते हैं तो उस्ताद के बराबर खड़े हो जाते हैं। उस दिन जीत या हार अहम नहीं थी, अहम यह था कि एल्जिना ने खुद को साबित किया और वली खान ने पहली बार किसी को अपने बराबर खड़ा पाया। ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन ट्रायल तो वली खान जीता। अदालत के बाहर वो दोनों आमने सामने हुए। तुम वाकई काबिल हो एल्जिना, उसने आहिस्ता से कहा। वली खान उसे देख रहा था, मगर उसकी आंखों में अब कोई चैलेंज नहीं बल्कि एहतराम था। शुक्रिया वली खान, मगर मैं अभी सीख रही हूँ। एल्जिना ने सर हिलाया। तो फिर मेरे साथ आओ। ये दुनिया बड़ी है और हमें उसे समझने के लिए बेहतर टीम चाहिए, वली खान ने मुस्कुराते हुए कहा। एल्जिना ने एक लम्हे के लिए सोचा। ये ऑफर एक उस्ताद की रहनुमाई के बाद एक नए उस्ताद के साथ काम करने का मौका था, और वह जानती थी ये मौका उसे और मजबूत वकील बनाएगा। मगर दिल में माजी के खुलने का कश्मकश भी था। फिर भी इसने काम को तरजीह दी और मान गई। मैं तैयार हूँ, उसने पूरे एतमाद कहा, लेकिन मैं अपना हर कदम सोच समझ कर उठाऊंगी। यही वो हरीफ है जिसे मैं चाहता था। वली खान ने सर हिलाया। एलजना अब वली खान की टीम में शामिल थी, एक असिस्टेंट, मगर एक ऐसी हरीफ जो कभी भी आसानी से पीछे नहीं हटेगी। हर केस के दौरान दोनों की सोच एक दूसरे को चैलेंज करती। वली खान कभी एल्जिना की अक्ल और बहादुरी से हैरान होता और एल्जिना वली खान की महारत और तजुर्बे से सीखती। अब अदालत का हर मैदान एल्जिना के लिए सिर्फ जीतने या हारने की जगह नहीं था, बल्कि एक ऐसा सफर था जहां वो अपनी सलाहियत, दिमाग और हौसले के साथ वली खान जैसी ताकतवर शख्सियत के टीम में खड़ी थी। वली ने एल्जिना को अपना असिस्टेंट रख लिया, जो उसके इस्लामाबाद वाले केसेस देखती थी। वह यह तो जानता था कि एल्जिना और जियाल कजिन हैं, मगर उनका एक माजी भी रहा है, ये अभी राज था। जिस दिन उसे जियाल का रुहाइमा पर हाथ उठाने वाली बात पता चली तो वली खान ने खुफिया तौर पर जियाल के बारे में तफ्तीश शुरू कर दी और एक एक करके राज खुलते गए। जब उसने हकीकत जान ली कि एल्जिना, जिसे वह सिर्फ नई वकील समझता रहा, दरअसल उसकी बहनों की पुरानी मोहब्बत थी, उसके दिल में धोखा, गुस्सा और नफरत का तूफान उठ खड़ा हुआ। हर याद, हर पुरानी बात अचानक जिंदा हो गई और वो समझ गया कि उसके खानदान के जज्बात के साथ खेल हुआ था। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में मायूसी और दर्द का मिला जुला समुंदर था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी फूल जैसी बहन की शादी गलत इंसान से कर दी है। फिर इस दलील पर खुद को समझाया कि माजी हर इंसान का होता है, जरूरी यह है कि वो आज को कैसे जीता है। और जियाल का आज रुहाइमा थी और रुहाइमा उसके साथ बहुत खुश थी, मगर फौरन उसने फैसला किया कि अब किसी किस्म की मददगारी मुमकिन नहीं। कुछ महीने वली खान के साथ काम करने के बाद एल्जिना की महारत और हौसले ने उसे वली खान के लिए नाकाबिल तरदीद हरीफ और काबिल एतमाद असिस्टेंट बना दिया था। लेकिन एक दिन एक छोटी सी मालूमात ने वली खान की दुनिया बदल दी। वो दफ्तर में अपने कमरे में बैठा था जब उसकी आंखें अपने जासूस की मुहैया करदा फाइल पर जा ठहरी थी। फाइल में छिपी हुई मालूमात ने उसे अंदर से हिला दिया। एल्जिना कभी जियाल की, उसके बहनोई की पुरानी मोहब्बत रही थी। शुरू में वो खामोश रहा, चेहरे पर कोई रद्द अमल नहीं आया, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी खचचाहट, धुंधली नफरत का एहसास उभरा। उस रोज एल्जिना सामने बैठी थी, हंसी खुशी केस की तैयारी कर रही थी। वली खान ने उसे देखा, लेकिन आंखों में वही पुरसुकून संजीदगी छिपी हुई थी। हकीकत में वो अब उससे अपनायत या एतमाद से ज्यादा नफरत महसूस कर रहा था। कुछ भी बोले बगैर वो सिर्फ फाइल में नजर डालने लगा। एल्जिना ने फौरन महसूस किया कुछ बदल गया है। क्या हुआ सर? उसने आहिस्ता से पूछा। वली खान ने सर हिलाया, मगर लबों पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। नथिंग, उसने मुख्तसर जवाब दिया, मगर वह लफ्ज जैसे छिपी हुई तलखी की गवाही दे रहा था।
दफ्तर में छोटी छोटी बातें अब बोझिल लगने लगी। एल्जिना अगर पहले किसी बात पर मुस्कुरा देती तो वली खान की नज़रें जैसे सख्त हो जाती। उसकी हंसी हरकत और हर छोटी बात अब एक चुभती हुई हकीकत की याद दिला रही थी। रात को जब दफ्तर खाली हुआ, वली खान अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, मैं उसे कितनी नफरत करूं और कितनी छुपा कर रखूं। उसके दिल में एक अजीब तजाद था। वो उसे हरीफ के तौर पर तस्लीम करता था, मगर उसके दिल में अब वो पुरानी मोहब्बत, पुराने ताल्लुक की छिपी हुई तलखी मौजूद थी। और यूं एलजना की मौजूदगी, महारत और हौसला जो पहले वली खान के लिए सिर्फ चैलेंज थी, अब एक खामोश अजियत बन चुकी थी। वो उसे देखता काम लेता, मगर दिल की गहराई में वो उससे नफरत करने लगा। ये नफरत खामोश थी, छिपी हुई, लेकिन इतनी तेज कि हर मुलाकात में, हर लफ्ज में एक धुंधला सा बोग लाती। अब अदालत का हर मैदान, हर केस, हर फैसला एल्जिना के लिए चैलेंज था और वली खान के लिए एक टूटती हुई पुरानी याद की याद दहानी। ये नफरत अभी नजर नहीं आती थी, मगर आने वाला वक्त उसे दोनों के दरमियान एक आजमाइश बना देगा। उसने एल्जिना से फासला इख्तियार किया, उसे अपने असिस्टेंट के ओहदे से हटा दिया और खामोशी से राहें जुदा की और अपने दिल को बस नफरत और एहतियात की सख्ती में बंद कर लिया, जैसे पुराना जख्म दोबारा न खुले। ताजे वो सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, मेरी बेटी जैसी थी। वो एक लम्हे को खामोश खड़ा रहा, फिर कंधे ढल गए जैसे सारी ताकत खत्म हो गई हो। आंखों में नमी और आवाज में शिकस्त की थकन थी। बाबा के कत्ल ने उस 12 साला बच्चे को तोड़ा था, तो रुहाइमा की मौत ने उस 35 साला मर्द को जिंदा दरगोर कर दिया है। उसने मुश्किल से कहा। उसके चेहरे पर ऐसी अजियत थी जैसे दिल के अंदर कोई जख्म मुसलसल ताज़ा हो रहा हो और हर सांस उस तकलीफ को और गहरा कर रही हो। बाबा की तदफीन करके जब वो 12 साला बच्चा घर लौटा तो वो 3 साल की बच्ची उसके भाग कर आई और खौफ से लरजते हुए उसके बाजू में छिप गई। उसके बाद उसके मीर भाई ने हर बला हर मुश्किल से उसकी हिफाजत की। पर अब सोचता हूँ, जब उसे गोली लगी उस वक्त उसने अपने उस मीर भाई को कितना याद किया होगा, मगर मैं उसके पास नहीं था। उसके अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे थे, जैसे हर हर्फ के साथ दिल का बोझ भी बाहर आ रहा हो। मैं समझ सकता हूँ। मुस्तफ़ा साहब ने उसे आहिस्ता से अपने करीब खींचकर गले लगा लिया, हाथ उसकी पुश्त पर नरमी से रखे और धीमी आवाज में कहा। उनके इस एक लम्स में इतनी तसल्ली थी कि वली के बिखरे हौसले आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगे। रुहाइमा मेरे लिए भी बेटी जैसी थी। उसे खोने का दुख मुझे भी इतना ही है जितना तुम्हें है, और उसके कातिलों को सजा भी जरूर देंगे। उनके लहजे में सच्ची हमदर्दी थी, जैसे वो दिल से इस तकलीफ को महसूस कर रहा हो। वली ने गीली सांस अंदर खींचकर खुद को कंपोज किया। फिलहाल वो सही करना है जो बिगड़ गया है, उन्होंने नर्म मगर पुरएतमाद लहजे में कहा। उनकी आंखों में ऐसा यकीन था कि वली के दिल में एक नई उम्मीद जागने लगी, जैसे अंधेरे में कहीं दूर रोशनी नजर आ गई हो। वली ने सर को अस्बात में हिलाया। उसने अब सारे फैसले पूरी तरह मुस्तफ़ा साहब के हाथों में दे दिए थे। इस जिंदगी में कुछ वाकयात आपको दुख देते हैं, और इस दर्द का इलाज ये है कि आप उसे कबूल करें, उससे लड़े नहीं। जब आप उसे कबूल कर लेते हैं तो वो उभरता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मात पड़ जाता है। लेकिन अगर आप इस दर्द से इनकार करें, उससे उलझे या खुद को ही इल्ज़ाम दे, तो वो आपके अंदर दबकर छिप जाता है और वक्तन फवक्तन दोबारा सामने आकर अजियत देता है। जो कुछ हो चुका है उसे हो चुका मान लीजिए, और उसके साथ आने वाले दुख, अफसोस और सबक को भी कबूल कीजिए। उन्हें महसूस होने दीजिए, मगर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी मामूली हद तक जारी रखिए। यकीन जानी वो दर्द रफ्ता रफ्ता कम होता जाएगा। मलिक रियाज के आदमियों का समर पर तशद्दुद जारी था जब अचानक शोर बरपा हुआ। मलिक रियाज के साथ चौधरी साहब ने भी हड़बड़ा कर आस पास देखा। फौरन फिजा में गोलियों की आवाज़ें बुलंद हुई। बॉस, पुलिस का छापा है, किसी ने सदा बुलंद की। कमरे में अफरा तफरी मच गई। कोई सामान समेट रहा था, कोई भागने का रास्ता तलाश कर रहा था। समर ने दर्द से कराहते शुक्र का सांस लिया। शादमान वक्त पर पहुंच चुका था, लेकर चलो उसे, मलिक रियाज ने दबे आवाज में गुर्राते हुए कहा, और आगे बढ़ गए। एक गार्ड ने समर को खोला और बाजू दबोचे चल पड़ा। पीछे पुलिस और बदमाशों की झड़प चल रही थी। हर सिम से गोलियों की बौछार हो रही थी। फ्रीज, वरना गोली मार दूंगा। शादमान उस कमरे का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खोलकर अंदर दाखिल हुआ और अपनी गन उन दोनों पर तानी। वो तारीकी में डूबे कमरे में कदम कदम चलता अंदर दाखिल हुआ। रोशनदान से आती हल्की रोशनी में उसे महज 2 साए से नजर आ रहे थे। इस जानिब समर और गार्ड की पुश्त थी। गार्ड अपनी गन बुलंद करते पलटा तो सामने से शादमान ने सरसराहट की आवाज सुनकर उसे शूट कर दिया। समर पर से उसकी गिरफ्त छूट गई तो समर ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। रुक जाओ, शादमान ने आखिरी बार वार्निंग दी और गन का रुख हल्का नीचे करके उसके पैर पर गोली चलाई। समर ने चीख रोकने निचला लब दांतों में दबा लिया और बगैर रुके कमरे के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। शादमान भागकर दरवाजे के पास गया और बाहर झांका, मगर वहां कोई न मिला। सर, इंस्पेक्टर आहिल मिल गया है, हालत बहुत नासाज है, एक साथी ने उसे ढूंढते हुए खबर दी। शादमान अब भी उस खंडहर में किसी वजूद की मौजूदगी तलाश कर रहा था। सर, डॉक्टर फहाम भी मिल गया। एक और सदा बुलंद हुई। शादमान सर झटक कर अपने साथियों के सिमत भागा। दूसरे सिमत अदालत के बाहर गाड़ी रुकी तो डॉक्टर सियाल ने एक लम्हा आंखें बंद की। हथकड़ियों का बोझ तो उतर चुका था, मगर मुकदमे का बोझ अभी बाकी था।
वो सीधा अदालत की सीढ़ियां चढ़ गया। राहदारी में वकला की चहल पहल, पुलिस एहलकार, सरगोशियां, सब वैसा ही था, मगर उसके दिल की कैफियत बदल चुकी थी। वो कमरा अदालत के बाहर रुका तो अंदर से वली का असिस्टेंट तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। चेहरे पर संजीदगी थी, मगर आंखों में एक चमक आप आ गए। उसने बेयकीनी से पूछा, जी, मैं वादे के मुताबिक वापस आ गया हूँ। जो भी कानूनी कार्रवाई है, मैं तैयार हूँ, सियाल ने बेतासीर अंदाज में कहा। वकील ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, कार्रवाई तो होगी, मगर उस वक्त नहीं। आपकी बेल मंजूर हो गई है। मुस्तफ़ा साहब ने बेल करा दी है। उसने खुशी की नवीद सुनाई। क्या? सियाल जैसे सुनना पाया हो। नहयान खुशी से चहक गई और जियाल के हाथ बेख्तियार ढीले पड़ गए। वो दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया, आंखों में नमी तैरने लगी। मैं तो सरेंडर करने आया था। उसने गहरा सांस लिया। आपने क्या भी? आप वापस आए, वादा निभाया। अदालत को यही दिखाना था कि आप भागने वालों में से नहीं हैं, नहयान ने उसे दिलासा देते कहा। राहदारी में कुछ लोग हैरत से देख रहे थे। पुलिस अफसर भी करीब आ गया। आप खुशकिस्मत है डॉक्टर साहब, मगर याद रहे, मुकदमा खत्म नहीं हुआ। साले साहब ने तंबीह किया। मैं भागूंगा नहीं, मैं सच के साथ खड़ा रहूंगा। जियाल ने संजीदगी से सर हिलाया। इसी लम्हे उसकी नज़र कमरा अदालत के दरवाजे पर पड़ी। सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा था। इस एक लम्हे में बहुत कुछ कह दिया गया। शुक्र, सुकून और एक खामोश शहद की ये जंग अब भी बाकी है, मगर सब साथ लड़ेंगे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने इज्जत भी बचाई और वादा भी रख लिया। जियाल ने आसमान की तरफ देखा। आज वो मुल्जिम नहीं था और सुरखरू ज्यादा महसूस कर रहा था, मगर अदालत की सीढ़ियां गवाह थी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शाम ढल रही थी। अस्पताल की लंबी राहदारियों में हल्की सी दवाइयों की खुशबू और कदमों की मध्यम आवाजें गूंज रही थी। सफ़ेद दीवारें और ठंडी रोशनी एक अजीब सी संजीदगी पैदा कर रही थी। इन्हें राहदारियों में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए एडवोकेट वली खान और उनके साथ मुस्तफ़ा कमाल आगे बढ़ रहे थे। वली के कदम मामूल से सुस्त थे, जैसे हर कदम के साथ उसके दिल का बोझा बढ़ रहा हो। मुस्तफ़ा कमाल ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, बेटा, कभी कभी इंसान को अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए हिम्मत जमा करनी पड़ती है। उसके कंधे पर हाथ रखकर हल्का थपकाया। चंद लम्हों बाद वो कमरे के दरवाजे तक पहुंच गए। वली ने दरवाजे पर हाथ रखा, मगर लम्हा भर को रुक गया। उसके जहन में पिछले दिनों के सब मंजर घूम गए, गुस्सा, इल्जाम, नफरत और वो सख्त अल्फाज जो उसने कहे थे। आखिर उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। कमरे में खामोशी थी। खिड़की से शाम की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। बिस्तर पर लेटी एलिजना पुरसुकून नजर आ रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने नजर उठाई। चंद लम्हों के लिए कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। एलिजना उठ बैठी। उसकी आंखों में हैरत थी। शायद उसे तवक्को नहीं थी कि वली खान यहाँ आएगा। मुस्तफ़ा कमाल आगे बढ़े। कैसी हो मिस सिद्दीकी? उन्होंने गुफ्तगू में पहल की। अब बेहतर हूँ सर, एलिजना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मुस्तफ़ा साहब ने इत्मीनान से सर हिलाया। वली अभी तक खामोश खड़ा था। उसके दिल में कई बातें थी, मगर अल्फाज जैसे गुम हो गए थे। आखिर उसने आहिस्ता से उसे मुखातिब किया। एलिजना। उसकी आवाज़ में वो सख्ती नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। जी वली खान। एलिजना ने उसकी तरफ देखा। न खफगी थी न गुस्सा। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। वली चंद कदम आगे आया। कमरे की फिजा संजीदा हो गई। जो कुछ भी हमारे दरमियान हुआ, जो अल्फाज मैंने कहे, वो सब गुस्से में था। मैंने कभी नहीं चाहा था कि उससे तुम्हें या किसी और को नुकसान पहुंचे। उसके लहजे में नदामत और सच्चाई दोनों वाज़ेह थी, जैसे वो दिल से अपनी कोताही तस्लीम कर रहा हो। कोई बात नहीं, माजी कभी कभी इंसान को सख्त बना देता है। वली खान। एलिजना की आंखों में एक नरम सी नमी आ गई। वली ने आहिस्ता से सर हिलाया। शायद मैं भी इसी सख्ती का शिकार हो गया था। मैंने तुम्हें और जियाल को समझने की कोशिश ही नहीं की। वली ने गहरी सांस ली। मुस्तफ़ा कमाल खामोशी से दोनों को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक उस्ताद की सी तसल्ली थी। मैं ये नहीं कह सकता कि सब कुछ फौरन ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। वली ने पहली बार सीधी नज़र एलिजना की तरफ उठाई। वली की आवाज़ में पहली बार आजिज़ी थी। बस यही बात इंसान को बड़ा बनाती है कि वो अपने दिल को नफरत से खाली कर दे। मुस्तफ़ा कमाल ने मुस्कुराकर कहा। वली ने धीरे से कहा, अगर कभी मैंने तुम्हें तकलीफ दी है तो मुझे माफ़ कर देना। उसने दिल से माजरत चाही। वक्त के साथ सब जख्म भर जाते हैं। एलिजना ने चंद लम्हे सोचा, फिर हल्के से कहा। ये सुनकर वली के दिल का बोझ जैसे कुछ हल्का हो गया। खिड़की से शाम की रोशनी अब मध्यम हो रही थी। कमरे में एक अजीब सी खामोश सुकून वाली फिजा थी। मुस्तफ़ा कमाल ने दोनों को देखा और दिल ही दिल में सोचा, यही वो लम्हा है जहाँ से इंसान की असली तब्दीली शुरू होती है। वली खिड़की की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि जिंदगी कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ नफरत छोड़ना ही असल जीत बन जाता है। और शायद ये इसी सफ़र की शुरुआत थी। अस्पताल के कमरे में गुफ्तगू खत्म ही हुई थी कि दरवाज़ा आहिस्ता से दोबारा खुला। अंदर दाखिल होने वाले शख्स को देखकर फिजा एक लम्हे के लिए जैसे रुक गई। वो सियाल था, वही शख्स जो एडवोकेट वली खान का बहनोई भी था और एलिजना के माजी की एक खामोश कहानी भी। जियाल की नज़र सबसे पहले एलिजना पर पड़ी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वली की तरफ उठ गई। कमरे में किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ दो मर्दों की नज़रें आपस में टकराईं।
वो नज़र न मुकम्मल गुस्से से भरी थी न मुकम्मल सुकून से। उसमें माजी की तलखी, अधूरी बातें और कई सवाल छिपे हुए थे। वली ने बस चंद लम्हे उसे देखा, फिर नजरें हटा ली। सियाल ने भी खामोशी से सर झुका लिया, जैसे वो समझ गया हो कि इस लम्हे अल्फाज की कोई ज़रूरत नहीं। चंद कदम आगे बढ़कर वो मुस्तफ़ा कमाल के करीब रुका। मुस्तफ़ा साहब, अगर आप मेरी ज़मानत करवाते तो शायद मैं अब भी जेल में होता। थैंक यू। उसकी आवाज़ में सच्ची ममनूनियत थी। बेटा, मैंने तुम्हारी ज़मानत इसलिए करवाई कि मुझे यकीन है कि किसी इंसान को उसके ना करदा गुनाह की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मुस्तफ़ा साहब ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। सियाल ने आहिस्ता से सर हिलाया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने दोबारा उनका हाथ थामा। वली अब भी खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में कोई वाज़ेह जज्बा नहीं था, सिर्फ एक गहरी संजीदगी, जैसे वो अपने अंदर के जज्बात को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। जियाल ने एक लम्हे के लिए दोबारा वली की तरफ देखा, मगर इस बार दोनों ने कुछ नहीं कहा। एल्सिना, वली। मुस्तफ़ा साहब ने बारी बारी इन दोनों को देखा। जियाल रिहा हो गया है, मगर रुहाइमा का असली कातिल अभी भी आज़ाद घूम रहा है। अब तुम दोनों को मिलकर इस केस को सुलझाना है। मुस्तफ़ा साहब ने बतौर उस्ताद तंबीह की। एल्जीना ने फौरन हामी भरी, जबकि वली खान बेतासीर खड़ा रहा। कमरे में खामोशी फिर से फैल गई, ऐसी खामोशी जिसमें माजी के कई बाब बंद थे और शायद कुछ नए बाब खुलने वाले थे। जारी है नॉवेल नदामत पार्ट 2 अस पलवशा साफ़ी किस्त नंबर 41। रात गहरी हो चुकी थी जब जियाल बरसों जैसे लगने वाले दिनों के बाद अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। कैद से रिहाई के बाद ये उसकी पहली रात थी जो वो अपने घर में गुजारने वाला था। दरवाज़ा खुला तो अंदर का मंजर देखकर उसके कदम चंद लम्हों के लिए रुक गए। दरवाजे के पास ही उसकी मम्मी, पापा, दादी और मीशाइम खड़े थे। दादी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। जैसे ही जियाल अंदर आया, वो बेख्तियार उसके गले लग गई। मेरा बेटा। उनकी आवाज़ लरज़ गई। जियाल ने दादी को मजबूती से थाम लिया। उसकी अपनी आंखें भी नम हो गई। मैं आ गया हूँ दादू। जियाल ने उनके गिर्द बाजू हमाइल किए। दादी के आंसू उसके कंधे पर गिर रहे थे। पापा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। कैसे हो बेटा? पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब बेहतर हूँ पापा। जियाल ने झुककर उनके हाथ चूमे। घर खाली हो गया था तुम्हारे बगैर, मम्मी ने भी भर्राई आवाज में कहा। चंद लम्हों के लिए पूरा घर खामोश हो गया। माँ उसके चेहरे को बार बार देख रही थी, जैसे यकीन कर रही हो कि वो वाकई उनके सामने खड़ा है। दादी से अलग होकर उसने मीशाइम को पास आने का इशारा किया। वो आंसू छुपाते उसके कंधे से लग गई। जियाल ने हल्की सी मुस्कुराहट देने की कोशिश की, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा दर्द शायद किसी से छिपा नहीं था। उसके साथ सब वहीं लाउंज में बैठ गए। कुछ देर बैठने के बाद वो आहिस्ता से उठा। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। उसने अपने कमरे का रुख किया। जाओ बेटा। माँ ने सर हिला दिया। जियाल आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर वो वहीं रुक गया। कमरा तकरीबन वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। अलमारी, मेज, पर्दे और बिस्तर के पास रखी वो छोटी सी तस्वीर जिसमें रुहाइमा मुस्कुरा रही थी। जियाल के कदम जैसे ज़मीन में जम गए। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और कमरे के बीच में खड़ा रह गया। यही वो कमरा था जहां वो दोनों शामों में बैठकर बातें किया करते थे। यही वो जगह थी जहां रुहाइमा हंसते उसे छेड़ा करती थी। और अब ये कमरा बेहद खामोश था। सियाल आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसने तस्वीर को हाथ में उठाया। रुहाइमा की मुस्कुराहट तस्वीर में वैसी ही थी, जिंदा और रोशना। मैं वापस आ गया हूँ। उसके होंठ हिले। मगर तुम नहीं हो। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। कमरे की खामोशी और गहरी हो गई। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। घर वही है, सब लोग वही हैं, मगर सब कुछ बदल गया है। वो देर तक इसी तरह बैठा रहा। बाहर घर में जिंदगी की हल्की आवाज़ें थी। माँ के बर्तन रखने की आवाज़, वालिद की खांसी, बहन और दादी की बातें। मगर इस कमरे में सिर्फ यादें थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ। वह जान गया कौन है। ये दस्तक वो हमेशा से जानता था। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। मीशाइम सर झुकाए अंदर आई। कदमों में हिचकिचाहट, आंखों में नमी और दिल में कोई भारी सा राज। भैया। ये लफ्ज़ आज पहले जैसा नर्म नहीं लगा। इसमें एक बोझा था। जियाल ने सर उठाया। चेहरा संभाला हुआ, मगर आंखों में थकन गहरी थी। वो कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर रुक गई, जैसे अल्फाज गले में अटक गए हो। मुझे आपसे बात करनी है। वो मुनासिब अल्फाज ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कहो। सादा जवाब, मगर फासला वाज़ेह था। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर एकदम बोल पड़ी। आई सेम सॉरी भैया। पहले मेरी खामोशी की वजह से आपकी तजलील हुई, और अब बोलने पर वो आबदीदा हो गई। खामोशी पर कब? जियाल के चेहरे पर हल्की सी शिकन आई। उसने पहली बार उसकी आंखों में देखा, और वहीं हिम्मत हार गई। जब मैंने कुछ नहीं कहा था। आवाज़ लरज़ गई, और फिर जब मैंने कहा। मीशाइम शर्मसारी से जूझ रही थी। मिशी, साफ साफ बताओ, क्या बात? वो अब उलझ चुका था। मैं मीर वली खान से राब्ते में थी। उसके हाथ कांप रहे थे। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, और जैसे कमरे की फिजा बदल गई। क्या? उसकी आवाज़ आहिस्ता थी, मगर खतरनाक हद तक संजीदा। मैंने उसे बताया था कि आपने भाभी पर हाथ उठाया। लफ्ज़ जैसे ज़मीन पर गिरे और टूट गए। सियाल साकित रह गया। आंखें उसके चेहरे पर जमी रहीं, जैसे वो यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि उसने सही सुना है। तुमने? आवाज़ में अब भी शोर नहीं था, मगर अंदर कुछ हिल चुका था। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं बस डर गई थी।
اس کی آواز اب دھیمی تھی مگر ہر لفظ دل میں اتر رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے آئی۔ زیال نے آنکھیں بند کر لی۔ پہلے شوق تھا، پھر بے چینی اور اب صرف درد۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ بھیا میں غلط تھی۔ اس کے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ وہ مڑا، آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، اب صرف تھکنن اور ٹوٹا ہوا اعتماد۔ ہاں میشی تم غلط تھی۔ یہ سادہ سا جملہ تھا مگر اس میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ معاف کر دے۔ وہ لرز گئی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ خاموشی، چند لمحے جو گھنٹوں جیسے لگے۔ معافی، وہ آہستہ سے بولا، میں دے دوں گا۔ زیال نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ میشائم کی آنکھوں میں امید چمکی۔ کیونکہ تم میری بہن ہو، مگر بھروسہ۔ اس نے نظریں ہٹا لی۔ وہ فوراً واپس نہیں آتا۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ یہ سن کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ اس کے قریب آئی۔ میرا اب ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔ کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، بس وقت کے ساتھ برداشت ہو جاتی ہیں۔ زیال نے گہری سانس لی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مگر یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو پہلے تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جس میں سچ بول دیا گیا تھا اور اب دونوں کو اس کے ساتھ جینا تھا۔ آئندہ اگر ڈرو، زیال نے آخری بار اس کی طرف دیکھا، تو کسی اور کو مت ڈھونڈنا، میرے پاس آنا، مجھ سے بات کرنا۔ یہ نصیحت نہیں تھی، ایک ٹوٹے ہوئے رشتے کی آخری مضبوط ڈور تھی۔ وہ سر ہلا کر اس سے لگ گئی اور اس لمحے دونوں کو سمجھ آ گیا، رشتے ٹوٹتے نہیں ہمیشہ، کبھی کبھی بس اپنی پہلی شکل کھو دیتے ہیں۔ شاہ پیلیس میں بھی رات گہری ہو چکی تھی۔ ایلزینا اسپتال سے ڈسچارج ہو کر یاشم کے ہمراہ تھکی ہوئی قدموں سے گھر کے دروازے تک پہنچی۔ آج کا دن بہت بھاری تھا۔ عدالت، اعراف دورہ پڑنا، ہر لمحہ دل کو چیرتا ہوا گزرا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، رانا سامنے کھڑی تھی، آنکھیں نم، چہرے پر عجیب سی نرمی۔ مما، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ ایلزینا چونک گئی۔ رانا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آگے بڑھی اور اپنی بیٹی کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ یاشم ان ماں بیٹی کو پرائیویسی دینے آگے بڑھ گئے تھے۔ وہ آگوش ایسی تھی جس میں برسوں کی دوری، شکایتیں اور دکھ پگھلنے لگے۔ زینی، مجھے معاف کر دو۔ ماں کی آواز بھرا گئی۔ مما، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایلزینا چونک کر الگ ہوئی۔ رانا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیے، تمہاری باتیں نہیں سنی، تمہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آج سمجھ آیا ہے کہ میری بیٹی کتنی مضبوط ہے۔ تم نے میری وجہ سے بہت تکلیفیں دیکھے ہیں۔ رانا کے لہجے میں ایسی سچائی تھی کہ اس کے دل کا درد صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ایلزینا کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس نے مما کے ہاتھ تھام لیے۔ مما، آپ نے ظلم نہیں کیا، آپ بس اپنی پرانی لائف کی وجہ سے ڈری ہوئی تھی، اور ماں کا ڈر بھی تو محبت ہی ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی اپنائیت اور خلوص تھا کہ رانا کے دل کی بے چینی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ ماں نے سر ہلایا۔ نہیں زینی، میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا تھا جب تمہیں سب سے زیادہ میرے ساتھ کی ضرورت تھی۔ تم نے کتنی دفعہ بات کرنے کی کوشش کی مگر میں نے نہیں سنی۔ اس نے نظریں جھکا لی جیسے اپنے ہی الفاظ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہو۔ آواز میں گہری ندامت تھی۔ اب سب ٹھیک ہے مما، آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ بس یہی کافی ہے، جو ہوا سو ہوا، اب بھول جاؤ۔ ایلزینا نے نرمی سے مما کو گلے لگا لیا۔ دونوں کچھ لمحے خاموش کھڑی، آنکھوں میں ندامت اور محبت ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ پھر مما نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہ اس لمحے میں اپنی بیٹی کو دوبارہ پا گئی ہو۔ آنسو بہہ رہے تھے مگر اس بار ان میں دکھ نہیں، رشتے کے دوبارہ جڑنے کا سکون تھا۔ مجھے تم پر فخر ہے میری بچی۔ مما نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آپ کی دعاؤں نے ہمیشہ ہمت دی ہے۔ زینی بھی مسکرا دی، آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ سرخرو کرے اور تمہارے راستے آسان کرے۔ رانا نے اس کے ماتھے کو چوما۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی مگر یہ خاموشی درد کی نہیں، سکون کی تھی۔ ایلزینا نے دوبارہ ماں کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ندامت انسان کے دل میں اٹھنے والا وہ خاموش طوفان ہے جو باہر سے نظر نہیں آتا مگر اندر سب کچھ ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اور آنکھوں کی نمی خود گواہی دینے لگتی ہے۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی معافی تو مانگ لی جاتی ہے مگر ان کا پچھتاوا دل کے کسی کونے میں عمر بھر زندہ رہتا ہے۔ ندامت انسان کو جھکا دیتی ہے، اس کے غرور کو توڑ دیتی ہے اور اسے اپنی حقیقت دکھا دیتی ہے۔ مگر یہی ندامت اگر سچی ہو تو انسان کو بدل بھی دیتی ہے، اسے بہتر بننے کا راستہ دکھاتی ہے اور اسے یہ سکھاتی ہے کہ سچائی اور انصاف سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ لگاری ہاؤس کی ساری لائٹس آن تھی۔ گھر کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ نیان نے قدم اندر رکھا تو لاؤنج کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس کا دل ایک لمحے کو دھڑکا۔ صوفے پر اس کے بابا بیٹھے تھے، سیدھے، خاموش مگر آنکھوں میں واضح ناراضگی۔ آ گئیں آپ؟ آواز نرم نہیں تھی مگر ٹوٹی ہوئی بھی نہیں۔ جی بابا۔ نیان چھنپ سی گئی۔ وہ آگے بڑھی مگر قدم رک گئے۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا نیان، بابا نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، پھر بھی آپ اس کیس میں شامل رہیں۔ وہ غصے میں تھے۔ نیان نے ان کے عقب میں کھڑی امی پر نظر ڈالی اور پھر نظریں جھکا لی۔ بابا، وہ کیس، وہ سمجھانے لگی تھی مگر شہزاد صاحب نے بات کاٹ دی۔ مجھے کیس کی تفصیل نہیں چاہیے۔ اس بار آواز اونچی ہوئی۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ میری بیٹی نے میری بات کیوں نہیں مانی۔ وہ رعبدار روپ میں کھڑے ہو گئے۔ اس وقت وہ پولیس کمشنر کے روپ میں تھے۔ کمرے میں ایک لمحے خاموشی چھا گئی۔ نیان نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے آپ کی نافرمانی نہیں کی،
میں نے اپنے پیشے سے وفاداری کی ہے بابا۔ اس کی آواز دھیمی رہی۔ باپ کے سامنے اونچا بولنا اس کی عادتوں میں نہیں تھا۔ اور کیا باپ کی بات ماننا وفاداری نہیں؟ بابا کی آنکھوں میں سختی آئی۔ ہے بابا، بہت بڑی وفاداری ہے، مگر جب ایک بے گناہ، ایک مریض، ایک مظلوم، ایک سچ آپ کے سامنے ہو تو ڈاکٹر کا حلف بھی وفاداری مانگتا ہے۔ نہیان کی آواز نرم تھی مگر مضبوط رہی۔ بابا نے مٹھی بھینچ لی۔ میں نے آپ کو اس لیے منع کیا تھا کہ یہ کیس خطرناک ہے، لوگ طاقتور ہے، میں اپنی بیٹی کو کسی خطرے میں نہیں دیکھ سکتا۔ بابا نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا، اور میں کسی بے گناہ کو خطرے میں نہیں چھوڑ سکتی بابا۔ نہیان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ جملہ آہستہ تھا مگر سیدھا دل پر لگا۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر نہیان آہستہ سے ان کے قریب آئی۔ آپ نے ہی تو مجھے سکھایا تھا کہ سچ کے ساتھ کھڑے ہونا، کہ کسی کی جان بچانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس نے بابا کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ میں نے سکھایا تھا مگر یہ نہیں چاہا تھا کہ میری بیٹی خود کو خطرے میں ڈال دے۔ بابا کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نرمی آئی۔ میں بھی ڈرتی ہوں بابا، مگر میں جھوٹ سے زیادہ ڈرتی ہوں۔ اگر میں آج پیچھے ہٹ گئی تو میں کل خود کو آنکھوں میں دیکھ نہیں پاؤں گی۔ نہیان نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ بابا نے اس کا ہاتھ دیکھا، وہی ہاتھ جو بچپن میں ان کی انگلی پکڑ کر چلتا تھا۔ آپ بڑی ہو گئی ہے۔ آواز میں ہلکی سی تھکن تھی، مگر میرے لیے اب بھی وہی چھوٹی سی بچی ہے جسے میں ہر مشکل سے بچانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ اور میں آج بھی وہی بیٹی ہوں جو چاہتی ہے کہ اس کے بابا اس پر فخر کرے۔ نہیان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے آپ پر فخر ہے، بس ڈر لگتا ہے۔ بابا نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیان نے سر جھکا لیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں، احتیاط کروں گی، مگر سچ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ نہیان نے ان کے کندھے پر سر رکھا۔ ٹھیک ہے، مگر اب آپ اکیلی نہیں جائیں گی، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بابا نے ہلکا سا سر ہلایا۔ نہیان نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ ہاں، اگر لڑنا ہے تو سچ کے ساتھ اور ایک ساتھ لڑیں گے، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ نہیان کھل کر مسکرا دی۔ مہرماں خانم نے بھی نم آنکھیں پونچھی۔ کبھی کبھی اختلاف محبت کو کم نہیں کرتا بلکہ اسے سچ کے ساتھ کھڑا ہونا سکھا دیتا ہے۔ اگلی صبح بہت خوشگوار ہوئی۔ زیال اپنے گھر آ چکا تھا۔ عدالت کی پیشیاں تمام ہو چکی تھی۔ رانا اور آیت کے دل پگھل چکے تھے۔ ولی کی نفرت مٹ چکی تھی۔ ایلزینا نئے جوش اور جذبے کے ساتھ بلیک شرٹ اور جینز پینٹ میں ملبوس بالوں کی اونچی پونی بنائے اپنی عمارت کے سامنے رکی اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے آفس کے دروازے تک پہنچی۔ آنکھوں میں سکون اور لبوں پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس وقت آفس میں کوئی نہ تھا۔ اس کے کیبن کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ ایلزینا رک گئی۔ مسکان غائب ہو گئی۔ اس نے تو جاتے وقت دروازہ اچھی طرح بند کیا تھا۔ اسے یاد تھا۔ دل میں ہلکی سی بے چینی ابھری۔ اس نے دروازہ آہستہ سے دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ فائلوں والی الماری کھلی ہوئی تھی اور میز کے پاس جھکا ہوا ایک آدمی کچھ بے چینی سے کاغذات الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ وہ سمر تھا۔ اس کے کپڑے گرد آلود تھے اور جگہ جگہ زخموں کے نشان واضح تھے۔ سمر، تم یہاں؟ ایلزینا نے گھبرا کر بولا۔ سمر چونک کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ ابھری مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ او زینی، آپ آ گئی۔ وہ مطلوبہ اوراق ہاتھ میں لے کر مروڑتے ہوئے مسکرایا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اتنی چھوٹے کیسے آئی ہیں؟ ایلزینا نے سرتا پیر اسے دیکھتے تشویش ظاہر کی۔ کچھ نہیں، بس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ سمر ٹیبل کی اوٹ سے نکل کر قدرے مختلف انداز میں چلتے دروازے کی جانب بڑھا۔ ویسے اس حالت میں اتنی صبح تم میرے آفس میں کیا کر رہے ہو؟ ایلزینا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بھیا کے کیس کے کچھ کاغذات ڈھونڈ رہا تھا، انہوں نے کہا تھا شاید یہاں ہو۔ سمر نے نظریں چراتے ہوئے میز پر پڑی فائلوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایلزینا نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ جلدی میں ہو۔ اگر کاغذات چاہیے تھے تو مجھے فون کر دیتے۔ ایلزینا بغور اس کی لنگڑاتی چال مشاہدہ کر رہی تھی۔ ہاں، شاید کر دینا چاہیے تھا۔ سمر نے ہلکی سی مصنوعی مسکراہٹ دی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ خیر، مجھے اب جانا ہوگا، بھیا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اور بغیر مزید کچھ کہے وہ کمرے سے نکل گیا۔ ایلزینا چند لمحے دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہو رہا تھا مگر ابھی کوئی واضح خیال نہیں تھا۔ اسی وقت اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر نام آیا، نہیان۔ ایلزینا نے فوراً کال اٹھائی اور اس فائل کے جانب گئی جس میں سے سمر کاغذات نکال رہا تھا۔ نہیان، میں آپ کو ہی کال کرنے والی تھی۔ کہاں ہیں آپ اور شادمان کہاں ہیں؟ مجھ سے ملنے نہیں آئیں؟ ایلزینا نے صفحات پلٹتے ہوئے پوچھا۔ وکیل صاحبہ، ایک بری خبر ہے۔ دوسری طرف آواز سنجیدہ تھی۔ وہ مردانہ آواز شادمان کی تھی۔ ایلزینا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نہیان کے نمبر سے شادمان کی کال، اور وہ بھی اتنی سنگینی سے۔ جی کیا ہوا شادمان؟ اس نے گھبراہٹ کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا۔ ہم نے ڈاکٹر فہام، ڈاکٹر شہروز اور انسپکٹر آہل کو تو بازیاب کر لیا ہے، شادمان تفصیلات بتانے لگا۔ اس خبر پر ایلزینا نے سکون کا سانس لیا۔ اور ملک ریاض کی تلاش جاری ہے، مگر ان قاتلوں کا جو چوتھا ساتھی تھا وہ ہمارے ہاتھ آتے آتے فرار ہو گیا۔ شادمان نے گہری سانس لی۔ یہاں ایلزینا کو پھر سے پریشانی نے گھیر لیا۔ مگر ایک اہم بات ہے، میں نے اسے گولی ماری ہے ٹانگ پر۔ وہ زندہ بچ بھی گیا ہوگا تو لنگڑا رہا ہوگا، زیادہ دور نہیں جا سکے گا۔ شادمان نے مثبت پہلو دیکھا۔ یہ سنتے ہی ایلزینا کے ذہن میں ابھی دیکھا
हुआ मंजर बिजली की तरह चमका। समर के फटे कपड़े, जख्मी चेहरा खून आलूद, पैर और बेचैन नजरें। जख्मी पैर। उसके होंठों से बेइख्तियार वो लफ्ज निकले, जी यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है अभी। शादमान ने चारों नाचार शाने उचकाए। अब हम क्या हर लंगड़े को पकड़कर चेक करेंगे? इतनी देर में तो वो यहाँ से फरार हो जाएगा। ये तशवीश भरी आवाज नयान की थी। वो शादमान के साथ ही बैठी थी। उसके अलावा कोई सुराग नहीं है हमारे पास। मेरी टीम गिरफ्तार शुदा अफराद से बाकी साथियों के नाम उगलवा रही है, पर तब तक ऐसे बैठ नहीं सकते। हमें उस साथी को आज खुद तलाश करना होगा। शादमान ने नहयान को नरमी से समझाया। वो दोनों आपस में मशवरे कर रही थी और एल्जिना खामोशी से सुन रही थी। शुरू से एक एक करके सारे वाकयात याद किए। हमेशा उनके किसी कदम उठाने से पहले दुश्मनों को खबर कैसे हो जाया करती थी। हमेशा समर सिर्फ सियाल को बाहर निकाल कर रुहाइमा के कातिलों को छोड़ देने की जिद क्यों करता था? क्योंकि वो खुद इस खेल में मुलव्वस था। एल्जिना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आहिस्ता से दरवाजे की तरफ देखा, जहां से अभी कुछ लम्हे पहले समर निकला था। अब उसके जहन में सब कुछ जुड़ने लगा था। या अल्लाह, वो बेइख्तियार सरगोशी में बोली। उसकी मुतरन्नम आवाज़ सुनकर स्पीकर के पार नयान और शादमान चौंक गए। क्या हुआ एल्जिना? नहयान ने फौरन शादमान के हाथ से मोबाइल लेकर उसे मुखातिब किया। नहयान, शायद मुझे मालूम है वो आदमी कौन है। एल्जिना के दिल में शक की वो चिंगारी अब आहिस्ता आहिस्ता एक खतरनाक सच में बदलने लगी थी। कौन? शादमान फोन पर झुका। पहले मुझे उससे कन्फर्म करना होगा। उसने नजरें सख्त करके सामने वाले की तरफ देखा। आवाज में गुस्से की हल्की लर्जिश थी। वकील साहिबा, आप अकेले कुछ नहीं करेंगी? शादमान ने सख्ती से तंबीह किया। हाँ एल्जिना, एक मर्तबा मैंने भी अकेले फहाम के घर जाने की गलती की और नतीजा मेरी जान पर बनाया था। उसके लहजे में तल्खी नहीं थी, मगर हर लफ्ज में सबक और एहतियात की अहमियत साफ झलक रही थी, जैसे वो माजी को याद दिलाकर आगे बेहतर रास्ता दिखाना चाह रही हो। बिल्कुल, वो खतरनाक हो सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उसके लहजे में फिक्रमंदी और मोहतात रवैये का तासुर साफ झलक रहा था, जैसे वो आने वाले खतरे या नुकसान से पहले खबरदार करना चाह रहा हो। वो हमें जितना नुकसान पहुंचा सकता था पहुंचा चुका है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। उसके लहजे में जज्बात तो मौजूद थे, मगर वो हर लफ्ज को काबू में रखते हुए शिद्दत से बोल रही थी। हेलो एल्जिना, नहयान ने उसे मुखातिब किया, मगर वो फोन काटकर फौरन दरवाजे को लपकी। उसे समर को पकड़ना था। दूसरी तरफ सुबह गैर मामूली हद तक खामोश थी। आसमान पर हल्की सी धुंध फैली हुई थी और कब्रिस्तान की मिट्टी से ठंडी नमी उठ रही थी। दरख्तों के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे, जैसे फिजा भी किसी दुख को महसूस कर रही हो। इसी खामोशी में जियाल आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता हुआ एक कब्र के सामने आकर रुक गया। ये कब्र उसकी बीवी की थी। मिट्टी अभी भी निस्बतन नहीं लगती थी। कब्र के सिरहाने लगा हुआ सफेद पत्थर सुबह की रोशनी में मध्यम सा चमक रहा था। रुहाइमा बिन्त वद्दान खान। पत्थर पर लिखे इबारत पर नाम पढ़कर वो रुका। कुछ देर खामोश खड़ा रहा, जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हो। फिर आहिस्ता से घुटनों के बल बैठ गया। उसकी नजरें कब्र पर जम गई और उसके चेहरे पर वो दर्द साफ नजर आने लगा, जिसे वो शायद कई महीनों से अपने अंदर दबाए हुए था। जियाल ने दुआ के हाथ उठाए और मगफिरत की दुआ की। हवा हल्की सी चली, दरख्तों के पत्ते सरसराए। जियाल ने कब्र की मिट्टी को हाथ से छुआ, जैसे किसी के सर पर हाथ फेर रहा हो। होटल दरबार का वो कमरा, सफेद फ्रॉक में तैयार रुहाइमा खुशी से चहक रही थी। जियाल, मैं आज बहुत खुश हूँ। वो बाजू फैलाए गोल गोल घूमते उसके ऐन सामने रुकी। जियाल उसे खुश देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे अपने जैकेट का जेब भारी महसूस हुआ। उसने अचंभे से जेब में हाथ डाला और उसमें मौजूद लोहे की शय, जो गालिबन उसकी अपनी गन थी, बाहर निकाली। वो हैरान हुआ। रुहाइमा, मेरी गन यहाँ कैसे? उसने हाथ बुलंद करके उसे दिखाया ही था कि अचानक वह लरस गई। सियाल उसके सीने के पास से सफेद ड्रेस को सुर्ख होते देखकर डगमगा गया। रुहाइमा की सांस उखड़ने लगी, वजूद भारी होने लगे और सर पीछे को ढलक गया। रुहाइमा! सियाल दिल खराश चीख मारता उसके जानिब लपका और उसे गिरने से पहले बाजू में थाम लिया। वो कुछ कहना चाहती थी, लब हिल रहे थे, मगर आवाज न निकल सकी और दम तोड़ गई। उस वक्त उसके कब्र के पास बैठे जियाल की दिल में टेस उठकर उसकी आंखें भीग गई। वो जब्त खोता हुआ रो पड़ा। उसने नजरें झुका ली। मैं तुम्हें बचा नहीं सका। उसके अल्फाज टूटने लगे। मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी थी, मगर मैं नाकाम हो गया। जियाल की आंखों से आंसू गिरकर कब्र की मिट्टी में जज्ब होने लगे। मुझे माफ कर दो, अगर कहीं सुन सकती हो तो मुझे माफ कर दो। वो बुलंद आवाज बोल रहा था, जैसे वो उसे सच में सुन पा रही हो। मोहब्बत खोने का दर्द ज्यादा था या शरीके हयात को? वो तफरीक न कर पाया। एल्जिना की जुदाई उसे रोग लगा गई थी, तो रुहेमी की जुदाई छुपी। कुछ देर रोकर वो बाकी वक्त खामोश बैठा रहा। कब्रिस्तान की फिजा में सिर्फ हवा की आवाज थी। लंबा सांस लेकर उसने गीली सांस अंदर खींची। इसी लम्हे उसे अपने करीब किसी की मौजूदगी महसूस हुई, जैसे कोई आकर उसके साथ बैठ गया हो। जियाल ने आहिस्ता से सर उठाया। उसके बराबर में एडवोकेट वली खान बैठा था। वली की नजरें भी इसी कब्र पर जमी हुई थी। चेहरा बिल्कुल संजीदा था, मगर आंखों में एक गहरा दुख छुपा हुआ था। कुछ देर दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी रही। न सलाम, न कोई रस्मी बात, सिर्फ दो आदमी जो एक ही नुकसान का बोझ उठाए बैठे थे। आखिर जियाल ने बोलने की हिम्मत की, मुझे माफ कर दे मीर भाई।
اس کی آواز میں ندامت تھی۔ میں آپ کی بہن کی حفاظت نہیں کر پایا۔ آپ نے اسے میرے ساتھ رخصت کرتے ہوئے مجھ سے وعدہ لیا تھا میں اسے کبھی تکلیف نہ دوں، مگر میں وعدہ نہیں نبھا پایا۔ اس کے لہجے میں گہرا دکھ اور شرمندگی جھلک رہی تھی، جیسے دل کے اندر کا ہر احساس اسے دبا رہا ہو اور وہ خود پر الزام کا بوجھ اٹھائے کھڑا ہو۔ ولی کی نظریں ابھی بھی قبر سے نہیں ہٹی تھی۔ چند لمحے گزر گئے۔ کچھ نقصانات ایسے ہوتے ہیں جو کبھی پورے نہیں ہوتے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں سختی نہیں تھی، صرف گہرا درد تھا۔ مجھے لگتا ہے میں زندگی بھر اس بوجھ کے ساتھ رہوں گا۔ زیال نے سر جھکا لیا۔ میں بھی۔ ولی نے گہری سانس لی۔ ہوا پھر سے چلنے لگی۔ وہ میری بہن تھی، مجھے جان سے زیادہ پیاری۔ ولی نے قبر کی مٹی کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ اس کی آواز پہلی بار تھوڑی لرز گئی، شاید ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بچپن میں جب ڈر جاتی تھی تو میرے پیچھے چھپ جاتی تھی، کہتی تھی میر بھائی آپ ہیں نہ، مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ اس کے پاس رہوں گا۔ چند لمحوں کے لیے ولی خاموش ہو گیا، مگر اس وقت میں اس کے پاس نہیں تھا، اور آج وہ نہیں ہے۔ پھر اس نے نظریں بند کر لی۔ زیال کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ ولی نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ ہم دونوں اپنے اپنے وعدے میں ناکام ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تھکن تھی۔ قبرستان میں خاموشی اور گہری ہو گئی۔ کچھ دیر دونوں مرد بغیر کچھ کہے قبر کے پاس بیٹھے رہے، دو ایسے انسان جو ایک ہی عورت کی یاد میں ٹوٹے ہوئے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا زیال، آخر ولی نے آہستہ سے کہا۔ زیال نے سر اٹھایا۔ انسان اپنی غلطیوں کے ساتھ زندہ رہتا ہے، مگر اگر وہ ان سے کچھ سیکھ لے تو شاید اس کا باقی سفر بہتر ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی غلطی سے سیکھ لے لی، تم بھی لے لو۔ ولی کی نظریں اب بھی قبر پر تھیں۔ زیال نے نم آنکھوں سے سر ہلا دیا۔ دونوں پھر خاموش ہو گئے۔ صبح کی دھند آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی اور سورج کی روشنی قبرستان پر پھیلنے لگی تھی، مگر اس قبر کے پاس بیٹھے دو آدمیوں کے دلوں میں جو خلا تھا وہ شاید کبھی پوری طرح ختم نہیں ہونے والا تھا۔ جاری ہے ناول ندامت پارٹ 2 پلوشا صافی قسط نمبر 49۔ وہیں الزنا دکھ اور غصے کے ملے جھولے تاثرات لیے بھاگتے ہوئے عمارت سے باہر آئی۔ سمر تھوڑی دور سگنل کے پاس کھڑا رکشہ روک رہا تھا۔ الزنا قدم بڑھاتی اسی لمحے اس کے فون پر ایک ای میل موصول ہونے کی آواز آئی اور ساتھ ہی زروا کی کال آنے لگی۔ وہ رکی، اس نے فون نکالا اور اسکرین پر نظر ڈالی۔ زروا، میں آپ کو بعد میں کال کرتی ہوں، ابھی بہت ضروری کام ہے، اس نے کال موصول کرتے عجلت میں اطلاع دی۔ نظریں سمر پر ٹکی ہوئی تھی۔ الزنا میم، میں نے آپ کو ایک ای میل بھیجا ہے، ایک دفعہ وہ چیک کر لیجئے۔ زروا کی آواز روندھی ہوئی تھی۔ زروا کیا بات ہے؟ الزنا سنجیدہ ہو کر سننے لگی۔ 6 مہینے پہلے روحائمہ کے پرسنل اکاؤنٹ پر ایک ساتھی ڈاکٹر کا ای میل آیا تھا، مگر ان اینسرڈ رہ جانے کی وجہ سے انہوں نے وہ ای میل 3 ماہ قبل ان کے پروفیشنل اکاؤنٹ پر دوبارہ بھیجا تھا، جس کا ایکسیس میرے پاس بھی ہے۔ میں FCPS کرنے دوسرے شہر گئی ہوئی تھی، آج لوٹی اور پروفیشنل اکاؤنٹ کے انریڈ میسیجز دیکھے تو وہ بولتے بولتے رو پڑی۔ اوکے، میں ای میل دیکھ کر آپ کو کال بیک کرتی ہوں۔ الزنا نے سمر کو رکشے میں سوار ہوتے دیکھا تو کال کٹ کر دی اور اپنی کار کے سمت بھاگی۔ مین روڈ پر رکشہ آگے اور الزنا کی کار اس کے قدرے پیچھے۔ اوور ٹیک کر لوں، اس نے سوچا، نہیں، دیکھتے ہیں کہاں جا رہا ہے، شاید ملک ریاض کے پاس جا رہا ہو، مجھے ان کا ٹھکانہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ دوسرا جملہ سوچتے اس نے سپیڈ ہلکی رکھی۔ اس کے موبائل پر نہیان اور شادمان کے نمبر سے الگ الگ کال آ چکے تھے، مگر وہ اٹھانے سے قاصر تھی۔ ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے موبائل سکرین بند ہوتے دیکھی تو زروا کی بات یاد آئی۔ ایسا کیا ای میل ہوگا جو زروا پڑھ کر رو رہی تھی؟ ابرو ہلکے سے سکوڑے اور پھر سوچتے ہوئے موبائل کو دوبارہ چیک کرنے لگی۔ میڈیکل رپورٹ روحیمہ۔ ای میل کا عنوان پڑھتے ہی اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے ای میل کھولا۔ رپورٹ مختصر تھی، مگر اس کے الفاظ بہت بھاری تھے۔ کبھی سڑک کو اور رکشے کو دیکھتی، کبھی موبائل کو۔ جیسے ہی اس نے آخری لائن کے الفاظ پڑھے اس کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا، آنکھیں پھیل گئی اور سانس ایک لمحے کو جیسے سینے میں ہی رک گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کا پاؤں بے اختیار بریک پر پوری طاقت سے جا پڑا۔ ٹائروں کے سڑک سے رگڑ کھانے کی تیز چیخ فضا میں گونج اٹھی اور گاڑی ایک زوردار جھٹکے سے رک گئی۔ جھٹکا اتنا اچانک تھا کہ وہ خود آگے کو اچھل کر تقریباً ڈیش بورڈ سے جا ٹکرائی۔ چند لمحوں تک گاڑی کے اندر خاموشی چھا گئی، صرف اس کی تیز سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی اسٹیئرنگ کو سختی سے پکڑے ہوئے تھے اور نظریں دوبارہ موبائل سکرین پر جم گئی تھی۔ وہ الفاظ، وہ نام، جیسے اس کے وجود پر بجلی بن کر گرا تھا۔ حیرت، خوف اور ناقابل یقین صدمے کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہے تھے، گویا اس ایک خبر نے اس کی پوری دنیا کو اچانک الٹ کر رکھ دیا ہو۔ چند لمحوں کے لیے الزنا کے ہاتھ ساکت رہ گئے۔ وہ نیم مردہ کسی حالت میں بے حس و حرکت رہی۔ اس کے پیچھے کتنا ٹریفک جام ہو گیا ہے، سمر کتنا آگے نکل گیا ہے، موبائل کب سے بز رہا ہے، اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ اس کے دل میں ایک بہت تیز جھٹکا سا لگا۔ یا اللہ! اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، روحیمہ پریگننٹ تھی۔ الزنا نے گہری سانس لی۔ زیال باپ بننے والا تھا۔ اس کے ذہن میں فوراً زیال کا چہرہ آیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ روحیمہ اکیلی نہیں ماری گئی تھی، اس کے ساتھ ایک اور زندگی بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ مجھے کوئی سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اسے زیال کا دیا بیان یاد آیا۔ اس دن وہ بہت خوش تھی۔ اسے زروا کی گواہی یاد آئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟
ये क्या हो गया? या अल्लाह, क्यों हुआ ऐसा? एल्जिना स्टीयरिंग पर पेशानी टिकाकर बुलंद आवाज रोने लग गई। उसे रुहाइमा और उसके बेबी की तकलीफ अपने सीने में उठती महसूस हो रही थी। कभी जिंदगी में ऐसी आजमाइश भी आ जाती है जो इंसान की बर्दाश्त की हदों को छू लेने लगती है। दिल चाहता है कि सब करे, खुद को संभाल ले, मगर दुख इतना गहरा होता है कि आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। इंसान बार बार खुद को समझाता है कि ये भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, मगर दिल के किसी कोने में दर्द इस कदर शिद्दत इख्तियार कर लेता है कि सब्र के अल्फाज भी कमजोर पड़ने लगते हैं। वो जानता है कि सब ही रास्ता है, मगर दिल बार बार टूट कर बिखर जाता है। रोते हुए उसे अपने साइड के मिरर पर जोरदार दस्तक सुनाई दी। उसने सुर्ख आंखें खोली, भीगा चेहरा ऊपर उठाया। वो ट्रैफिक पुलिस था और उससे कुछ कह रहा था, शायद गाड़ी हटाने के लिए कह रहा था। उसके पीछे और भी शहरी खड़े उसकी कार में झांकने की कोशिश कर रहे थे। दोनों हथेलियों से आंसू पोंछते उसने गाड़ी स्टार्ट की। दुख अब गजब का रूप ले रहा था। बस एक लम्हा अगर उसने आगे बढ़कर समर को पकड़ लिया होता तो अगले ही पल उसकी उंगलियां उसके गले के गिर्द सख्ती से जकड़ जाती। गुस्से की तपिश उसकी रगों में यूं दौड़ रही थी, बस कि उसे लग रहा था बस एक कदम और वो अपने आप पर काबू खो बैठेगी। दूसरी तरफ शहर के उस कब्रिस्तान से जियाल और वली साथ साथ चलते, कभी एक दूसरे को दिलासा देते तो कभी खामोशी से कदम बढ़ाते बाहर आए। इसी वक्त अचानक जियाल का फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम जाहिर हुआ, शादमान। जियाल ने फौरन कॉल उठाई। जी शादमान साहब। उसने तवज्जो उस जानिब लगाई। जियाल साहब, हमने मुजरिमों को पकड़ लिया है। दूसरी तरफ आवाज संजीदा थी। अल्लाह का शुक्र है। जियाल मुतमईन हुआ। वली भी उसके साथ खड़ा सुन रहा था। उसके तासुरात ठोस हुए थे। मगर एक प्रॉब्लम है। शादमान की आवाज में परेशानी दर आए। क्या हुआ? जियाल की सांस रुक गई। कातिलों का एक चौथा साथी भी था जो उस रात फरार हो गया था। शादमान ने तफसील बताई। जियाल की आंखें सख्त हो गई। तो उसे भी मिलकर पकड़ लेंगे। अब तो वली खान भी हमारे साथ है। जियाल ने दिलासा देते वली के जानिब देखा। उसने सर को अस्बात में हिलाते अपनी शमूलियत की तस्दीक दी। प्रॉब्लम वो नहीं है जियाल, प्रॉब्लम यह है कि वकील साहिबा ने उसे पहचान लिया है और वो उसके पीछे गई है। तब से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। शादमान ने परेशानी से आगाह किया। क्या? जियाल ने बेचैनी से पूछा। क्या वो मोहब्बत फिर से खोने वाला था? उसके दिल में ख्याल आया। चंद लम्हों के लिए जियाल बिल्कुल खामोश हो गया। वली ने हालात संभालने पेशकदमी की। उसने जियाल के हाथ से मोबाइल लिया। फिसर शादमान, वली खान बोल रहा हूँ। उसने अपनी रौबदार आवाज में उसे मुखातिब किया। क्या मिस सिद्दीकी अकेली गई हैं? उसने सोचते हुए पूछा। जी, और यही हमें परेशान कर रहा है। उसकी आवाज में ऐसी घबराहट थी जैसे एक लम्हे की ताखीर भी किसी बड़ी मुसीबत को जम दे सकती हो। जियाल की धड़कन तेज हो गई, मगर बज़ाहिर वली के सामने कंपोज रहा। वो आदमी खतरनाक हो सकता है। मिस सिद्दीकी को अकेले नहीं जाना चाहिए था। वली ने पेशानी मसली। हम टीम रवाना कर रहे हैं। शादमान ने आगे का लाइहा अमल तैयार किया। हम भी वहां पहुंच रहे। लोकेशन मिलते ही मुझे भेज देना। उसने कॉल खत्म की। चलो जियाल। उसने जियाल का बाजू झंझोड़ कर मुतवज्जो किया और फौरन गाड़ी की तरफ बढ़ा। जियाल ने भी उसके साथ दौड़ लगा दी। रुहाइमा को तो वो दोनों मर्द नहीं बचा पाए थे, मगर दोनों एल्जिना की जिंदगी का रिस्क लेने को तैयार न थे। एल्जिना बड़ी मुश्किल से खुद को कंपोज कर चुकी थी और 2 सिग्नल्स आगे उसे वो रिक्शा दोबारा मिल भी गया था। शहर के एक मुतवस्सित हिस्से में पुरानी सी इमारत के सामने वो अपनी गाड़ी रोक कर उतरी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर कदम मजबूत थे। उसने चंद मिनट पहले ही देखा था कि समर इसी घर के अंदर दाखिल हुआ है। अपार्टमेंट के सामने रुककर वो हैरान हो गई। ये डॉक्टर फहाम का घर था। उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। पहली दस्तक, फिर दूसरी और तीसरी दफा उसने दरवाजा आहिस्ता से खोला। उसे वहां देखकर समर के पैरों तले जमीन निकल गई। ज़ेनी, यहाँ। दरवाजे पर कदमों की आवाज सुनकर वो साकित रह गया। आंखें हैरत से फैल गई। चंद लम्हों के लिए जैसे उसका दिमाग सुन हो गया। यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका खुफिया ठिकाना बेनकाब हो चुका है। एल्जिना उसके सवाल का जवाब दिए बगैर अंदर दाखिल हुई। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मेज पर बिखरे कागजात और बैग में रखे गए कुछ सामान इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो नए डॉक्यूमेंट्स के सहारे मुल्क से फरार हो रहा था। कमरे का जायजा लेकर वो पीछे मुड़ी। चंद लम्हों के लिए दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो समर? फिर एल्जिना ने सख्त लहजे में पूछा। समर के चेहरे पर पहले हैरत उभरी, फिर आहिस्ता एक सर्द मुस्कुराहट फैल गई। यही सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने नजरें तंग करके उसे देखा। होठों पर हल्की सी मानीखेज मुस्कुराहट थी। एल्जिना चंद कदम आगे बढ़ी। दोनों कमरों के अंदर झांका। वहां और कोई न था। डॉक्टर फहाम तो गिरफ्तार हो चुका है। फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने सवाल सुनकर भी कोई खास रद्द अमल जाहिर नहीं किया। चेहरा बदस्तूर पुरसुकून था और आवाज मामूल के मुताबिक। मेरा ख्याल है केस खत्म हो चुका है एल्जिना सिद्दीकी। अब आप मेरे किसी सवाल या जवाब की मालिक नहीं रही। समर ने हल्के से कंधे उचकाए। फिर उसने कदरे बेपरवाही से कहा। उसकी आवाज में अजीब सा एतमाद था, जैसे उसे किसी बात का खौफ न हो। एल्जिना ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा चमका। कानून से भागने वाले हमेशा यही समझते हैं
कि केस खत्म हो गया है, तुम कहीं जा रहे हो। उसकी आवाज में वाज़ेह शक और मोहतातपन था, गोया वो सच तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। मैंने कहा ना, मैं अब आपके किसी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। समर हल्का सा हंसा। कमरे की फिजा बोझल हो गई। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एल्जिना की आवाज बदल गई। अब उसमें सिर्फ सख्ती नहीं, दर्द भी था। ठीक है, सिर्फ एक बात बताओ समर। उसने गहरी नजर से उसे देखा। तुमने रुहाइमा को क्यों मारा? उसने मुश्किल से नजर उठाकर उसे देखा। आंखों में नमी और आवाज में दर्द था। उसके हर लफ्ज में ऐसा दुख था जैसे दिल के जख्म खुद बोल रहे हो। ये सुनते ही कमरे की फिजा जैसे रुक गई। समर के चेहरे पर लम्हा भर के लिए एक अजीब सा साया आया, मगर वो फौरन संभल गया। क्या तुम जानते थे कि वो माँ बनने वाली थी? एल्जिना की आवाज मजीद भारी हो गई। ये अल्फाज जैसे कमरे में गूंज गए। एल्जिना की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। सिर्फ एक औरत नहीं मारी गई समर, तुमने एक मासूम जिंदगी भी खत्म कर दी। अपने ही भाई का बच्चा मार दिया। वो लम्हा अचानक उसके जहन में उभर आया। उसकी आंखें चंद लम्हों के लिए खाली हो गई और जिसमें एक सर्द सी लर्जिश दौड़ गई, जैसे माजी का वो दर्दनाक मंजर उसके सामने जिंदा हो गया हो। कमरे में चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी रही। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। एल्जिना की नजरें समर के चेहरे पर जमी हुई थी। क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ? उसकी आवाज अब तकरीबन सरगोशी में बदल गई। समर ने जबड़ा सख्त कर लिया था। तुमने एक घर, एक खानदान और एक आने वाली जिंदगी को खत्म कर दिया। अपने फैमिली के चिराग को बुझा दिया। मामा मामी को पता चलेगा तो कैसा लगेगा? और जियाल? उसने मुश्किल से सांस ली। चेहरे पर शदीद अजियत साफ नजर आ रही थी। वो अब तक रुहाइमा का कत्ल नहीं भूला। जब अपने बच्चे का इल्म होगा तो उस पर क्या गुजरेगी? उसके अल्फाज टूट टूट कर निकल रहे थे, जैसे हर लफ्ज के साथ तकलीफ की शिद्दत और बढ़ती जा रही हो। और वली खान, उफ! उसकी आवाज में खौफ दराया। वो बहन की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसे रुहाइमा की प्रेगनेंसी का मालूम हुआ तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। एल्जिना की पेशानी पर फिक्र की गहरी लकीरें उभर आई थी। दिल अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था, जैसे आने वाले वक्त में कोई बड़ा सानिहा उसका इंतजार कर रहा हो। कमरे की फिजा में तनाव बढ़ता जा रहा था। कमरे में सन्नाटा था। एल्जिना के अल्फाज अभी फिजा में गूंज ही रहे थे। क्यों किया ऐसा समर? उसने नजरें समर पर जमाई। आवाज में पुख्तगी और जोर के साथ कहा। चंद लम्हों तक समर बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा साया आ गया था, जैसे कोई पुराना जख्म अचानक दोबारा खुल गया हो। फिर अचानक उसकी आंखों में गुस्से की चमक उभरी। अगले ही लम्हे वो अपने पैर की परवाह की बगैर तेजी से आगे बढ़ा। उसने एल्जिना का गला मजबूती से दबोच लिया। एल्जिना को संभलने का मौका भी नहीं मिला। एक जोरदार झटके से उसने उसे सोफे पर गिरा दिया। एल्जिना की सांस रुकने लगी। आंखें बड़ी हो गई थी। समर का चेहरा उसके बिल्कुल करीब था। आंखों में शदीद नफरत भरी हुई थी। तुम्हारी वजह से। वह दांत पीस कर गुर्राया। उसकी गिरफ्त और सख्त हो गई। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। समर ने आंखें फटी हुई और चेहरा सख्त करते हुए तैश की शिद्दत से कहा। उसकी आवाज में इतनी जिंजलाहट और शिद्दत थी कि एल्जिना लम्हों के लिए साकित रह गई, जैसे हर लफ्ज धमाके की तरह असर कर रहा हो। एल्जिना ने मुश्किल से सांस लेने की कोशिश की। उसकी उंगलियां समर के हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी। नफरत करता हूँ मैं तुमसे। समर की आवाज जहरलूद थी। उसकी आंखों में पुराने गुस्से की आग भड़क रही थी। और तुम्हारी माँ से भी। उसके हर लफ्ज में नफरत और दिल की सख्ती साफ झलक रही थी। एल्जिना की आंखों में हैरत उभरी। उसे अंदाजा नहीं था कि इस नफरत की जड़ इतनी गहरी है। इसकी सांसें तेज हो रही थी। समर का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। तुम दोनों ने हमारी जिंदगी बर्बाद की है। इसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं, बरसों का जख्म था। कमरे में सांसों की भारी आवाजें गूंज रही थी। एक लम्हे के लिए एल्जिना को ऐसा लगा जैसे वो वाकई इसका गला घोंट देगा। कमरे की फिजा भारी होती चली गई। एल्जिना अभी भी सोफे पर गिरी हुई थी और समर का हाथ इसके गले के करीब सख्ती से जमा हुआ था। इसकी सांसें तेज थी और आंखों में बरसों का दबा हुआ गुस्सा जल रहा था। तुम जानती भी हो नफरत किस चीज को कहते हैं? इसने दांत भींचते हुए कहा। एल्जिना ने बमुश्किल सांस लेते हुए इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पर हैरत भी थी और खौफ भी। हमेशा से फैमिली का प्यार लाड किसको मिला? समर की आवाज अब और भारी हो गई। वो अचानक हंसा, मगर इस हंसी में दर्द था। राना और तुम्हें एल्जिना। इसने दूसरे हाथ से सोफे के किनारे को जोर से मुक्का मारा। दादा दादी चाचा चाची सबकी फेवरेट कौन थी? इसकी नजरें एल्जिना के चेहरे पर जम गईं। तुम। इसने एल्जिना के गले पर जोर दिया। कमरे की खामोशी और गहरी हो गई। समर, ये तुम क्या कह रहे हो? एल्जिना ने खांसते हुए धीरे से कहा। मगर समर जैसे बरसों से यही अल्फाज अपने अंदर कैद किए बैठा था। वो रुकने वाला नहीं था। और हम? इसने तल्खी से हंसते हुए कहा। हम तो बस आयत के बच्चे थे। इसकी आवाज में जख्म था, ऐसा जख्म जो शायद बचपन से इसके अंदर पल रहा था। कभी किसी ने पूछा भी कि हमें क्या चाहिए? वह चिल्लाया। वो एक कदम पीछे हटा। गर्दन पर गिरफ्त नरम पड़ गई। एल्जिना ने कुछ लंबे सांस लिए, मगर इसकी नजरें अब भी एल्जिना पर जमी थी। हम तो उनके लिए गंदी नाली के कीड़ों जैसे थे। इसने सर हल्का सा झटका और नजरें झुका ली, जैसे वो खुद अपने दिल की नापसंदीदा या इनकार को काबू में ला रहा हो। समर, ऐसा नहीं है। एल्जिना की आंखें फैल गई। ऐसा ही था। वो गुस्से से चीखा। कमरे में इसकी आवाज गूंज गई।
اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا جیسے یادیں اسے اندر سے جلا رہی ہوں۔ ہم بچپن میں ایک ہی صحن میں کھیلتے تھے مگر فرق ہمیشہ نظر آتا تھا۔ اس کی آواز اب تلخ ہو گئی تھی۔ تمہیں تعریف، ہمیں ڈانٹ، اس لمحے میں نفرت کی انتہا واضح تھی۔ ہر حرکت، ہر نظر اور ہر لفظ میں مکمل بے رخی اور شدید ناراضگی جھلک رہی تھی۔ تم بیمار ہو جاؤ تو پورا گھر سر پر اٹھا لیا جاتا تھا، اور اگر ہم زخمی ہو جائیں تو بس یہی کہا جاتا تھا چپ رہو کچھ نہیں ہوا۔ اس کے ہر لفظ میں وہ پرانا درد محسوس ہو رہا تھا، جیسے ماضی کا زخم دوبارہ تازہ ہو گیا ہو اور دل میں اسی گھبراہٹ اور دکھ کو زندہ کر رہا ہو۔ الزنا خاموش ہو گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سمر کے دل میں اتنا گہرا زخم موجود ہے۔ کبھی سوچا تم نے کیوں؟ سمر نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا اور نفرت بھی۔ کیوں ہم ہمیشہ کم تھے؟ اس نے دوبارہ الزنا کے چہرے کے پاس خالی جگہ پر مکہ مارا۔ الزنا نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ کیا ہم انسان نہیں تھے؟ پھر اچانک اس نے الزنا کی طرف جھک کر کہا کیوں؟ اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ کیا آیت ہمیں درخت سے اتار کر لائی تھی؟ یہ الفاظ کمرے میں تیر کی طرح گونج گئے۔ الزنا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے صرف خاموشی تھی۔ نفرت ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی الزنا، سمر نے دھیرے سے کہا۔ اس کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ یہ برسوں کے فرق، بے قدری اور زخموں سے بنتی ہے۔ کہتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا، مگر اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی آگ اب بھی باقی تھی۔ اور تم ہمیشہ اس فرق کی سب سے بڑی یاد رہی ہو۔ اس کی گرفت دوبارہ سخت ہو گئی۔ کمرے کی فضا میں نفرت، درد اور برسوں کے زخم ایک ساتھ موجود تھے، اور الزنا پہلی بار سمجھ رہی تھی کہ یہ کہانی صرف ایک قتل کی نہیں بلکہ بچپن سے پلتی ہوئی نفرت کی کہانی ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں بس ایسے ہی تم سے نفرت کرتا ہوں؟ سمر کی آنکھوں میں برسوں کے زخم جل رہے تھے۔ الزنا کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ یاد ہے وعید؟ وہ دوبارہ تھوڑا سا پیچھے ہوا۔ الزنا نے الجھن سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیسے یاد ہوگا؟ تم تو خوشیوں میں مصروف تھی۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ دادا نے تمہیں اور رانا کو بہت سارے گفٹس دیے تھے، سب کے سامنے کہا تھا میری شہزادیاں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی جیسے وہ منظر دوبارہ دیکھ رہا ہو۔ اور میں مشی اور زیال بھیا ایک کونے میں کھڑے تھے۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ ہمیں بس چند روپیوں کی دی اور کہا گیا تم لوگ تو بڑے ہو گئے ہو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے لہجے میں ماضی کا درد صاف محسوس ہو رہا تھا، جیسے دل کے زخم دوبارہ کھل گئے ہو اور ہر لفظ اسی تکلیف کے ساتھ نکل رہا ہو۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی پھیل گئی۔ اور وہ دن جب تم سائیکل سے گر گئی تھی؟ وہ رک کر الزنا کی طرف دیکھنے لگا۔ الزنا کا گلا پریشر سے سرخ ہو رہا تھا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی۔ اس کے ذہن میں ہلکی سی یاد ابھری۔ پورا گھر تمہارے گرد جمع ہو گیا تھا۔ سمر کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ دادا تمہیں گود میں اٹھائے پھر رہے تھے، دادی تمہارے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس نے دانتوں کی مدد سے اپنی آستین اوپر کی۔ بازو پر ایک پرانا نشان تھا۔ اسی دن میں بھی گرا تھا مگر کسی نے پوچھا تک نہیں۔ اس نے ہلکی سی طنزیہ ہنسی۔ بس کہا گیا لڑکے ہو برداشت کرو۔ ہوں کرتے سر جھٹکا۔ الزنا کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی، مگر سمر کے اندر جیسے یادوں کا دروازہ کھل گیا تھا، وہ رکنے والا نہیں تھا۔ دوسری جانب پولیس افسر شادمان اریب اور فورینسک ڈاکٹر نہیان لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جھکے ہوئے تھے۔ الزنا کے موبائل کی ٹریسنگ کئی گھنٹوں سے جاری تھی۔ اچانک اسکرین پر ایک سرخ نقطہ جھلملایا۔ سر، ایک کانسٹیبل کی آواز میں اچانک جوش آ گیا۔ شادمان فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے کمپیوٹر کے اوپر سے اسے دیکھا۔ لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے، اس نے جوابی صدا لگائی۔ کمرے کی فضا جیسے اکدم بدل گئی۔ شادمان نے اسکرین کو غور سے دیکھا، پھر فوراً موبائل اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ چند سیکنڈ بعد دوسری طرف سے کال اٹھائی گئی۔ ہاں شادمان؟ زیال کی آواز میں بے چینی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ زیال، شادمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہمیں الزنا کی لوکیشن مل گئی ہے۔ اس نے ساتھ ہی اسکرین پر چند بٹن دبا کر وہ لوکیشن زیال کو بھیجی۔ چند لمحوں کے لیے فون کے دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ کہاں ہے وہ؟ زیال کی آواز بھاری ہو گئی۔ گلستان کے قریب سگنل مل رہا ہے۔ شادمان کی نظریں اب بھی اسکرین پر تھی، جبکہ نیان اٹھ کر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ہم ابھی پہنچ رہے ہیں۔ زیال کے ہاتھ کی گرفت فون پر سخت ہو گئی۔ اسی لمحے اس کے برابر کھڑا ولی بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ اس نے فوراً پوچھا۔ الزنا مل گئی ہے۔ زیال کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ کہاں؟ یہ سن کر ولی کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے۔ زیال نے اسے لوکیشن دکھائی۔ ولی نے فوراً کار کی چابی گھمائی۔ پھر ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے اس نے پوری تیزی سے اسٹیئرنگ گھمایا۔ انجن کی گرج کے ساتھ گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ سہ پہر کے سنسان سڑکوں پر گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ زیال کی نظریں سڑک پر تھیں، مگر اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گونج رہا تھا، الزنا اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ اس نے مٹھی بھینچ لی۔ ولی نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی۔ حوصلہ رکھو زیال، اس نے دھیمی آواز میں کہا، ہم وقت پر پہنچ جائیں گے۔ وہ تند تاثرات بنائے اسے دیکھ کر بولا، مگر زیال کی آنکھوں میں اب عجیب سی سختی اتر چکی تھی۔ اگر اس بندے نے اسے کچھ کیا نہ تو اس بار مجھ سے سچ میں قتل ہو جائے گا، اس نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ گاڑی سنہرے آسمان کو چیرتی ہوئی گلستان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دوسری طرف پولیس کی گاڑیاں بھی سائرن بجاتی ہوئی اسی سمت رواں تھی۔ سہ پہر کی خاموش فضا میں سائرن کی آواز گونج رہی تھی، جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہو اور اس چھوٹے گھر کے اندر
एल्जिना को अभी तक ये खबर नहीं थी कि इसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक दिन अब अपने अंजाम के करीब पहुंच रहा है। समर अभी भी इसका गला दबोचे अपना बचपन याद कर रहा था और स्कूल का वह दिन। इसने सर्द सांस खारिज की। तुमने एक मुकाबला जीता था, पूरा खानदान तुम्हें मुबारकबाद दे रहा था। इसकी आंखों में तल्खी भर गई। और मैं भी जीता था, इसने आहिस्ता से कहा, मगर किसी ने पूछा तक नहीं कि मैंने क्या जीता है। तकलीफ शिद्दत इख्तियार कर रही थी। कमरे में खामोशी फैल गई। एल्जिना के पास कोई जवाब नहीं था। तुम जानती हो सबसे ज्यादा तकलीफ कब हुई? समर ने गहरी सांस ली। जब दादी ने एक दिन कहा था। इसकी आवाज अब थकी हुई लग रही थी। एल्जिना खामोश रही। अब वो मुजम्मत भी छोड़ चुकी थी। एल्जिना तो हमारी आंखों का तारा है। फिर इसने सर्द नजरों से उसे देखा। इसकी आवाज सरगोशी में बदल गई। और हम, इसने तल्ख हंसी हंसी। चंद लम्हे खामोशी रही। हम तो बस आयत के बच्चे थे। फिर इसने आहिस्ता से कहा। इसकी आंखों में बरसों की जलन थी और शायद इसीलिए हमेशा कम थे। इसने अफसोस से सर झटका। कमरे में भारी खामोशी छा गई। अब ये सिर्फ एक इल्जाम या झगड़ा नहीं था। ये बचपन के वो जख्म थे जो वक्त के साथ भरने के बजाय और गहरे हो गए थे। समर की आंखों में जलती हुई नफरत देखकर एल्जिना को पहली बार एहसास हुआ कि ये जख्म सिर्फ हसद या गलत फहमी के नहीं, बल्कि बरसों के तल्ख तजुर्बों के हैं। तुम्हें शायद वह दिन याद भी न हो, मगर मुझे आज तक एक एक लफ्ज याद है। इसकी नजरें कहीं दूर माजी में गुम हो गई थी। जारी है नॉवेल नदामत पार्ट 2 पलोशा साफी किस्त नंबर 50 सेकंड लास्ट पार्ट 1। वो बरसों पहले की एक शाम थी। घर के बड़े लॉन में सब लोग जमा थे। बच्चों की हंसी, बड़ों की बातें, सब कुछ आम दिनों जैसा लग रहा था। अचानक ऊंची आवाजें सुनाई देने लगी। राना की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। मैं अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसने उंगली दिखाते वार्निंग दी। सामने खड़े थे आयत और उनके शौहर सिद्दीफ। राना, तुम बात को बढ़ा रही हो। बच्चों के दरमियान मामूली बात थी। आयत के चेहरे पर हैरत और दुख दोनों थे। मामूली बात? तुम्हारे बेटे ने एल्जिना को धक्का दिया था। राना गुस्से में थी। ये सुनते ही आयत की आंखों में नाराजगी उभरी। बच्चे लड़ते झगड़ते हैं, इसमें इतना बड़ा मसला बनाने की क्या जरूरत है? इसने मामला संभालने की कोशिश की। मसला इसलिए है क्योंकि तुमने अपने बच्चों को तहजीब नहीं सिखाई। राना ने सख्त लहजे में जवाब दिया। आयत छनप सी गई। मैं सिर्फ अपनी बेटी का हक मांग रही हूँ। उसे किसी के बच्चे की बदतमीजी बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। राना की आवाज में गुरूर आ गया। ये अल्फाज आयत के दिल पर तीर की तरह लगे। तो क्या हमारे बच्चे बदतमीज हैं? उनकी आवाज पहली बार बुलंद हुई। सहन में मौजूद सब लोग खामोश हो गए। कोने में खड़ा छोटा सा समर सब कुछ देख रहा था। इसके छोटे से दिल को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब क्यों लड़ रहे हैं। हाँ, अगर यही तरबियत है तो फिर यही कहूंगी, राना ने गुस्से में कहा। हमने कभी तुम्हारी बेटी को कम नहीं समझा। ये सुनकर आयत की आंखों में आंसू आ गए। मगर हमारे बच्चे को तकलीफ देने का हक भी किसी को नहीं। मगर राना ने बात काट दी। बहस अब तल्ख हो चुकी थी। सिद्दीफ उठकर उनके दरमियान आए और आयत को सख्ती से घूरा। आयत, क्या लगा रखा है? तुम्हारी वजह से बंदा छुट्टी के दिन भी सुकून से नहीं गुजार सकता। उन्होंने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहा। मैंने क्या क्या सिद्दीफ? ये राना ही शुरू हो गई थी। आयत ने शौहर को समझाने की कोशिश की। अंदर जाओ, कोई जरूरत नहीं है हमारा दिन खराब करने की। सिद्दीफ ने बीवी को डांटा। मगर मैं, आयत ने दोबारा अपना दिफा करना चाहा। एक बात समझ नहीं आती। अब वो गुर्राते हुए इसके करीब हुए। आयत सहम कर पीछे हो गई और रोते हुए घर के अंदर भाग गई। आज के बाद बेहतर है फासले रखे जाएं। राना, तुम इसके सामने हिम्मत काया करो। सिद्दीफ ने राना के बाजू पर हाथ रखकर नरमी से कहा। राना ने सर को जंबिश दिया और नाक भसूर कर मम्मी बाबा के पास जा बैठी। जियाल ने सिसकती मीशाइम और लब बींच कर जज्बात करते समर को अपने करीब कर लिया। इसके दिल में पहली बार यह एहसास पैदा हुआ कि शायद वो वाकई इस घर में अलग है। कमरे में वापस हाल की खामोशी फैल गई। समर की आंखों में वही पुराना मंजर झलक रहा था। इस दिन के बाद सब बदल गया था। एल्जिना, इसकी आवाज भारी थी। रिश्तों में फासले आ गए और दिलों में भी। इसने सर्द नजर से उसे को देखा। एल्जिना ने अब इसके नीचे से निकलने की कोशिश शुरू की। और हम तब से समझ गए थे कि हम इस खानदान के नहीं, बस बर्दाश्त किए जा रहे हैं। इसने नफी में सर हिलाया और एल्जिना पहली बार महसूस कर रही थी कि एक बचपन का झगड़ा किसी के दिल में जिंदगी भर की नफरत बन सकता है। कमरे की फिजा में घुटन सी फैल गई थी। समर के हाथ अभी तक एल्जिना के गले पर थे और इसकी उंगलियों की गिरफ्त आहिस्ता 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 सख्त होती जा रही थी। और क्या गंवाऊं मैं तुम्हें? समर के दांत भींचे हुए थे और आंखों में नफरत दहक रही थी। इसने फिर से इसके गले पर जोर दिया। एल्जिना का सांस रुकने लगा। वो दोनों हाथों से इसकी कलाई पकड़कर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। समर, छोड़ो, इसकी आवाज बमुश्किल निकली। चंद लम्हों बाद समर ने झटके से उसे छोड़ दिया। एल्जिना लड़खड़ा कर सोफे पर गिर गई और हाँफते हुए गले को सहलाने लगी। कमरे में सिर्फ उसकी तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। एल्जिना ने आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखा। इस सब में रुहाइमा का क्या कसूर था? उसने टूटती हुई आवाज में पूछा। तुमने उसे क्यों मारा? उसका सवाल वही रुका हुआ था। ये सवाल सुनकर समर के चेहरे के उजलात तन गए। चंद लम्हे वो खामोश खड़ा रहा। फिर उसके होंठों पर एक सर्द सी मुस्कुराहट उभरी।
क्योंकि उसने आहिस्ता मगर जहरीले लहजे में कहा, वो तुम्हारी जियाल भैया से दूसरी शादी करवाना चाहती थी। उसके लहजे में हल्की शरारती चमक और खुश मिजाजी थी, जैसे बात के साथ मजाक और नर्म तन दोनों मिलकर माहौल को खुशगवार बना रहे। एल्जिना टेबल के सहारे झुकी जैसे पत्थर की मूरत बन गई। क्या? उसकी आंखें सदमे से फैल गई। रुहिमा मेरे और जियाल के बारे में जानती थी। एल्जिना ने भीगी आंखों से सोचा था। हाँ, समर ने तल्खी सहती थी। तुम्हारी और जियाल की शादी, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, जियाल को उनकी मोहब्बत मिल जाए। उसने नजरें सख्त करके एल्जिना को देखा, आवाज में गुस्से और नफरत की शिद्दत के साथ कहा। एल्जिना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर इसमें मारने वाली क्या बात थी? उसने लरजती आवाज में कहा। ये सुनकर समर के चेहरे पर गुस्सा दोबारा उभर आया। क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम दोबारा हमारे दरमियान आओ। उसने एल्जिना की ठुड्डी दबोच कर ऊपर उठाई। वो करा उठी। कितनी मुश्किल से तुम्हें जियाल की जिंदगी से निकाल बाहर किया था। मैं नहीं चाहता था तुम दोबारा हम सब की जिंदगी का हिस्सा बनो। समर की आंखों में अचानक पुरानी यादों की धुंध उतर आई। एल्जिना की सांसें बेतरतीब होने लगी। वो अपना दर्द भुलाए बेयकीनी से समर को देखते शल होकर फर्श पर ढह गई। हर रोज घर में झगड़ा होता था। समर की आवाज भारी हो गई। चीखे, इल्जाम, नफरत। उसने मुट्ठी भींच ली। और इन सब के पीछे एक ही नाम होता था, राना। वह दांत पीसते हुए उसके चेहरे के पास गुर्राया। एल्जिना साकित बैठी सुन रही थी। उसके आंसू बहने लगे। मैं राना और उसकी बेटी से जितना हो सकता था खुद को और अपनी फैमिली को दूर रखना चाहता था, उसने सर्द लहजे में कहा। एल्जिना की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। तो तुमने इतनी सी बात पर उसे मार दिया? एल्जिना को मानो यकीन ना आ रहा हो। कमरे में एक लम्हे के लिए कब्र जैसी खामोशी छा गई। समर की नजरें खाली हो गई। नहीं, वजह सिर्फ ये नहीं थी। वो आर्गन ट्रेडिंग के बारे में जान गई थी। उसने मुझे और फहाम को सीक्रेट ऑपरेशन करते देख लिया था। उसने आहिस्ता से कहा। मैंने उसे समझाया मगर वो नहीं मानी और मजबूरन उसे हटाना पड़ा। उसने सर हल्का सा झटका, नजरें झुकी और धीमी आवाज में कहा। ये सुनते ही सारा के जिस्म में जैसे जान ही न रही। रुहाइमा को तो मैंने नहीं मारा, मगर अब तुम मेरा राज जान गई हो और तुमसे तो मैं नफरत भी करता हूँ। तुम्हें मारने में मुझे जरा तकलीफ नहीं होगी। उसने दोबारा एल्जिना का गला दबोच लिया। समर, लीव मी। एल्जिना ने उसकी कलाइयां पकड़ ली। पैर जोर वोर से मारते वो उसे हटाने लगी। एल्जिना का इस दफा सच में दम घुटने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह जिस सच के सामने बैठी है वह सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि बरसों की नफरत, गलत फहमियों और टूटे हुए रिश्तों की कहानी है। बचपन के वो जख्म जो वक्त पर मरहम न पाए, इंसान की शख्सियत के अंदर खामोशी से जुड़े जमा लेते हैं। समर भी इन्हें जख्मों का शिकार था। घर में रोज के झगड़े, चीखे, इल्जाम और टूटते हुए रिश्तों के मनाजिर उसके नन्हे जहन पर इस तरह नक्श हो गए थे कि वो कभी मिट ही न सके। एक मासूम बच्चा जो मोहब्बत, तहफ्फुज और सुकून चाहता था, उसे नफरत, बदएतमादी और खौफ की फिजा मिली। यही वजह थी कि उसके अंदर एक ऐसा खला पैदा हो गया जो वक्त के साथ भरने के बजाय और गहरा होता गया। वो बज़ाहिर बड़ा हो गया था, मगर उसके अंदर का जख्मी बच्चा आज भी इन्हें चीखों और तल्ख यादों में कैद था। यही चाइल्डहुड ट्रॉमा उसके गुस्से, उसकी सख्ती और उसके फैसलों में झलकता था, जैसे माजी का अंधेरा अब भी उसके हाल पर साया के बैठा हो। पुराने इलाके के बाहर सहब पहर की खामोशी अजीब सी संजीदगी लिए खड़ी थी। सड़क सुनसान थी। सिर्फ एक गाड़ी की हेडलाइट्स दूर से आकर इस अपार्टमेंट पर ठहर गई। गाड़ी अचानक ब्रेक की चरचराहट के साथ रुकी। जियाल दरवाजा खुलते ही तेजी से बाहर निकला। उसके पीछे वली भी था। चंद लम्हों बाद पुलिस की गाड़ी भी वहां आकर रुक गई। पुलिस ऑफिसर ने मोबाइल की स्क्रीन पर आखिरी बार लोकेशन देखी और सर उठाकर घर की तरफ इशारा किया। वो यही है। इसी घर के अंदर शादमान सर उठाकर इस बिल्डिंग को देख रहा था। यहाँ फहाम का घर है। इस बात से कोई अनजान न था। जियाल की आंखों में एक खतरनाक सी चमक उभरी। उसका जबड़ा सख्त हो गया। आगे पीछे भागते वो तीनों मर्द और एक खातून समेत पूरी पुलिस फोर्स बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए। फहाम के अपार्टमेंट के सामने रुककर शादमान ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला और दीवार से जा टकराया। अंदर कमरे में अचानक पैदा होने वाली आवाज से एल्जिना और समर दोनों चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। अगले ही लम्हे जियाल, वली और नयान अंदर दाखिल हुए। जियाल की नजरें सीधा एल्जिना पर जाकर ठहरी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें आंसू से भरी थी और गले पर सुर्ख निशानात वाजे थे। समर फौरन उस पर से हटा। जियाल की आंखों में एक लम्हे में तूफान उतर आया। एल्जिना नयान भागकर उसके पास आई, उसे उठाकर बैठाया और उसकी पीठ सहलाते सांस लेने की हिदायत देने लगी। समर, सियाल ने हैरान होते अपने भाई को वहशी हालत में देखा। भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। वो गुंडा एल्जिना को मारने की कोशिश कर रहा था, मेरे आने पर भाग गया। उसके हर लफ्ज से खौफ और इस्तिराब झलक रहा था और बहाना बनाने के साथ साथ वो जियाल के रद्दे अमल का इंतजार भी कर रहा था, जैसे किसी लम्हे में सच बेनकाब हो जाए। लेकिन गला तो तुम दबा रहे थे। वली ने तुंदी से घूरते कदम बढ़ाया। और पैर पर गोली भी तुम्हें लगी है, चेहरा भी तुम्हारा जख्मी है। शादमान ने अगली निशानियां गिनवाई। एल्जिना ने जैसे ही जियाल को देखा
اس کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک ابھری۔ زیال اسے مخاطب کرتی اس کے پاس بھاگی۔ سمر قدم قدم پیچھے ہٹتا گیا۔ زیال، سمر بھی روحائمہ کے قتل میں ملوث ہے، اس کے الفاظ کے ساتھ جیسے ایک چھپا ہوا راز سامنے آ گیا اور ماحول پر گہری خاموشی چھا گئی۔ ولی اور زیال نے ہکا بکا ہوتے بے اختیار سمر کو دیکھا تھا۔ دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور چہرہ جیسے ایک دم سن ہو گیا۔ چند لمحوں تک وہ دونوں ساکت کھڑے رہے۔ اس کی وجہ سے ایک نہیں، دو جانیں گئی ہیں۔ ایلزینا کے لہجے میں ایسا درد اور بوجھا تھا جیسے وہ جانتی ہو کہ یہ دوسرا راز سن کر زیال اور ولی کے دل پر ایک اور چوٹ لگنے والی ہے۔ زیال اور ولی نے ایک ساتھ حیران ہوتے ایلزینا کو دیکھا۔ ایلزینا نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے جیب سے موبائل نکالا اور وہ ای میل زیال کو دکھائی۔ روحیمہ واز ایکسپیکٹنگ یور بیبی، اس نے بتاتے ہوئے پیشانی پر ہاتھ رکھا اور پھر سے رو پڑی۔ زیال کے ہاتھوں موبائل چھوٹ کر فرش پر گر پڑا اور ولی خان کے دل پر مانو پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ شادمان نے افسوس سے سر جھٹکا تھا اور نہیان نے نفرت سے سمر کو گھورا۔ یہ وہ سرپرائز تھا جس کے لیے اس نے آپ کو ہوٹل بلایا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ شادی کے اتنے سالوں بعد اسے یہ لمحہ نصیب ہوا تھا۔ وہ اسپیشل طریقے سے بتانا چاہتی تھی مگر اس نے سب چھین لیا۔ اس نے ادھوری سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا اور آہستہ سے کہا، اس کے لہجے میں ہلکی مایوسی اور سچے دل کا افسوس صاف محسوس ہو رہا۔ ولی کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ وہ غصے سے اس کی طرف لپکا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ گراتے ہوئے اس کے گریبان تک پہنچ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ پریگننٹ ہے۔ سمر نے ولی کو روکنا چاہا لیکن ولی نے اس کی بات مکمل ہونے ہی نہیں دی۔ اس نے زور سے اسے دیوار سے دے مارا۔ شادمان فوراً آگے بڑھا۔ ولی رکو، اس نے ولی کو جکڑ لیا مگر میر ولی خان کا غصہ قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ اس نے میری بہن اور اس کے بچے کو مارا ہے، وہ چیخا۔ اسی لمحے پولیس آفیسر اور کانسٹیبل اندر آ گئے۔ یہ قتل میں ملوث ضرور تھا مگر روحائمہ کو انسپکٹر آہل نے شوٹ کیا ہے، سمر نے نہیں۔ ساری پلاننگ جسٹس چودھری اور ملک ریاض کی تھی اور جعلی پوسٹ مارٹم رپورٹ ڈاکٹر شہروز نے بنائی تھی۔ شادمان نے سخت آواز میں چلاتے ہوئے کہا۔ دو کانسٹیبل فوراً آگے بڑھے اور سمر کو قابو میں کر لیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئی۔ ولی نے حیرت سے گردن موڑ کر شادمان کو دیکھا۔ میں ان تینوں کے بیانات سن کر آ رہا ہوں ولی، سمر صرف ان کے آرگن ٹریڈنگ کا مہرہ تھا، اصل قاتل وہ لوگ ہیں۔ شادمان کے الفاظ میں ایسی سنجیدگی تھی کہ ولی بے اختیار رک کر اس کی بات سننے پر مجبور ہو گیا۔ کمرے میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ سمر نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر ایلزینا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ پچھتاوا، بس ایک عجیب سی تھکن تھی۔ ادھر زیال اس کے پاس پہنچ گیا۔ سمر، تم اس گندگی کا حصہ تھے۔ اس کی آواز میں سختی کے بجائے فکر تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھیا وہ میں؟ سمر نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ مکمل نہ ہو سکے۔ زیال نے پوری قوت سے ہاتھ ہوا میں بلند کر کے اسے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ چھٹاک کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی اور سمر ایک جانب کو ڈھلک گیا۔ نم آنکھیں اٹھا کر اس نے زیال کو دیکھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ زیال نے اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ سمر نے سر جھکا لیا۔ پولیس اہلکار اسے بازو سے تھامے لے گئے۔ ولی کچھ پرسکون ہوا تو اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کوٹ کی شکن درست کرتے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے شادمان اور نہیان بھی بڑھ گئے تھے۔ اس وقت وہاں صرف زیال اور ایلزینا کھڑے رہے۔ زیال، آپ ٹھیک ہو؟ ایلزینا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زیال نے محض سر اوپر نیچے کر کے ہلایا مگر وہ جانتا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ ایک دفعہ پھر خاموشی اس پر غالب آ گئی تھی۔ دل پھر سے کشمش میں مبتلا ہو چکا تھا۔ بیوی تو کھوئی تھی، ساتھ میں بچہ بھی گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ زیال، سنبھالو خود کو۔ اس کے لہجے میں ایسی سچی ہمدردی اور سہارا تھا کہ جیسے بکھرتے دل کو تھامنے کے لیے ایک مضبوط ہاتھ مل گیا ہو۔ دکھ کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا کہ ماپ لے کون سا دکھ بڑا ہے کون سا چھوٹا۔ ہر دکھ کی اپنی جنگ ہوتی ہے اور ہر شخص کو اپنا دکھ زمین آسمان سے بھی بڑا لگتا ہے۔ اگلے ہی لمحے زیال کمزور سا ہو کر اس کے کندھے سے لگ گیا۔ ایلزینا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دینے لگی۔ اگلی صبح عدالت کے کمرہ عدالت میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں جیسے آہستہ آہستہ وقت کو دھکیل رہی تھی مگر وہاں بیٹھے لوگوں کے لیے ہر لمحہ بوجھ بن چکا تھا۔ کٹرے میں سمر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں مگر اس کا چہرہ حیرت انگیز طور پر پرسکون تھا، جیسے وہ پہلے ہی جانتا ہو کہ انجام کیا ہونے والا ہے۔ عدالت کے ایک طرف خاندان کے لوگ بیٹھے تھے۔ زیال خاموشی سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی مگر آنکھوں میں تھکن بھی۔ اس کے برابر ایلزینا بیٹھی تھی۔ اس کے گلے پر اب بھی ہلکے نشانات باقی تھے مگر اس کی نظریں مسلسل نیچے جھکی ہوئی تھی۔ کمرے کے دوسرے کونے میں صدیف بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں مگر خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے۔ مگر سب سے زیادہ بوجھل نگاہیں تھی آیت کی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھی تھی مگر ان کی نظریں مسلسل اپنے بیٹے پر جمی ہوئی تھی۔ ان آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور ایک گہرا شکوہ بھی۔ جج کمرہ عدالت میں داخل ہوئے تو سب کھڑے ہو گئے۔ کارروائی شروع ہوئی۔ دلائل پہلے ہی مکمل ہو چکے تھے، آج صرف فیصلہ سنایا جانا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جج نے فائل بند کی اور سنجیدہ آواز میں کہا، ملزم سمر، عدالت کے سامنے موجود شواہد اور گواہیوں کی بنیاد پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ قتل اور اقدام قتل کے جرم میں ملوث ہیں۔
वो ठहर ठहर कर अपना फैसला सुनाने लगे। कमरा अदालत में सन्नाटा छा गया। इसी बिना पर अदालत आपको 14 साल कैद बा-मशक्कत की सज़ा सुनाती है। जज की आवाज़ दोबारा गूंजी। ये अल्फाज फिजा में गूंज कर जैसे सबके दिलों पर गिर गए। एक लम्हे के लिए सब कुछ साकित हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां सुनाई देने लगी, मगर कटरे में खड़ा समर बिल्कुल खामोश था। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बस एक अजीब सी थकन थी। इसी लम्हे उसकी नज़रें आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ की तरफ उठी। आयत की आंखों में आंसू भर आए थे। वो उसे देख रही थी, मगर उनकी आंखों में सिर्फ माँ की मोहब्बत नहीं थी, वहाँ एक सवाल भी था। क्यों? एक खामोश शिकवा। उनकी नज़रें जैसे कह रही थी, हमने तुम्हें ऐसा तो नहीं बनाया था बेटा। समर चंद लम्हे अपनी माँ को देखता रहा, फिर उसने नज़रें झुका ली। पहली बार उसके चेहरे पर सख्ती टूटती हुई नजर आई। पुलिस एहलकार उसे ले जाने के लिए आगे बढ़े। हथकड़ियों की हल्की सी आवाज़ कमरा अदालत में गूंजी। जब वह मुड़ा तो उसकी नज़र एक लम्हे के लिए जियाल पर पड़ी। दोनों भाइयों के दरमियान कोई लफ्ज़ अदा नहीं हुआ, सिर्फ एक खामोश नज़र का तबादला हुआ। ऐसी नज़र जिसमें बरसों की दूरी, गलत फहमियाँ और टूटे हुए रिश्ते छुपे हुए थे। फिर समर को दरवाजे की तरफ ले जाया जाने लगा। पीछे अदालत में बैठे लोग आहिस्ता आहिस्ता उठने लगे, मगर आयत अपनी जगह से नहीं उठी। उनकी नज़रें अभी दरवाजे पर जमी थी, जहाँ से उनका बेटा अभी अभी बाहर ले जाया गया था। उनके आंसू खामोशी से बह रहे थे, और पहली बार उन्हें यह एहसास हुआ था कि बाज़ ज़ख्म अदालत के फैसलों से नहीं भरते, वो दिलों में रह जाते हैं जिंदगी भर के लिए। अदालत की कार्रवाई ख़त्म हो चुकी थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता कमरा अदालत से निकल रहे थे, मगर एक कोने में खड़ी आयत के कदम जैसे ज़मीन में जम गए थे। उनकी आंखों के सामने अभी भी वही मंजर गर्दिश कर रहा था। हथकड़ियों में जकड़ा उनका बेटा समर। पुलिस एहलकार उसे ले जा रहे थे कि आयत ने अचानक आगे बढ़कर उसे आवाज़ दी, समर। एहलकार चंद लम्हों के लिए रुक गए। समर ने आहिस्ता से मुड़कर अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी थकन थी, जैसे वो बरसों की लड़ाई लड़कर हार चुका हो। क्यों, क्या ऐसा? आयत चंद कदम आगे आई। उनकी आवाज़ लरज़ रही थी। ये सवाल सिर्फ एक माँ का नहीं था, एक टूटे हुए दिल का सवाल था। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। आपकी खातिर, फिर समर ने आहिस्ता से जवाब दिया। मेरी खातिर? आयत के चेहरे पर हैरत फैल गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। बेटा, मैंने कब तुमसे ये चाहा था? वह दुखी हो गई। समर खामोश खड़ा रहा। राना की, तुम्हें शायद कभी समझ नहीं आई। आयत ने भारी सांस ली और आहिस्ता से बोली, वो मेरी ननद बनने से पहले मेरी दोस्त थी। उनकी आवाज़ में यादों की नमी घुल गई। दोस्तों में औन बन हो जाती है, गलत फहमियाँ भी हो जाती हैं, मगर वक्त के साथ सब ठीक भी हो जाता है। उन्होंने नज़रें झुका ली। उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। तुम्हें खुद फैसला करने के बजाय मेरे पास आना चाहिए था समर, उन्होंने लरजती आवाज़ में कहा। हम बैठकर बात कर लेते, शायद सब कुछ ठीक हो जाता। उसे शदीद अफसोस हो रहा था। समर ने पहली बार नज़रें झुका ली। उसके पास कोई जवाब नहीं था। इसी लम्हे आयत के जहन में अचानक एक पुरानी याद बिजली की तरह चमकी। चंद माह पहले का एक मंजर। रुहाइमा उनके पास बैठी थी। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। मम्मी, मुझे समर के बारे में फिक्र हो रही है, उसने सोचते हुए कहा। क्यों? आयत ने हैरत से पूछा था। वो बचपन की बहुत सी बातें अपने दिल में दबाए हुए, रुहाइमा ने धीमी आवाज़ में कहा था। आयत ने उस वक्त बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। मम्मी, शायद वो चाइल्डहुड ट्रॉमा का शिकार है, रुहाइमा ने मजीद कहा था। आयत ने चौंक कर उसे देखा था। उसके अंदर बहुत गुस्सा और दर्द जमा है। अगर इसका इलाज न हुआ तो ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। रुहाइमा उन्हें समर की दिमागी हालत समझाने की कोशिश करने लगी। शायद उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। उसने समर की बीमारी को तिब्बी नाम दिया। कुछ नहीं हुआ उसे। इतना हैंडसम, प्यारा और काबिल बेटा है मेरा। अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती तो वो मुझसे ज़रूर शेयर करता। उस दिन आयत ने इस बात को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर दिया। मम्मी, मेरा यकीन करे, हमें पापा और जियाल से समर के मुतल्लिक बात करनी चाहिए, रुहाइमा ने जोर दिया। रुहिमा, क्या तुम बाप बेटे और भाइयों के बीच लड़ाई करवाना चाहती हो? बोला ना मैंने, समर बिल्कुल ठीक है, आयत ने उसे छिड़क दिया था। उस दिन आयत को उस वक्त पूरी तरह समझ नहीं आया था, और आज अदालत के कमरे में खड़ी आयत के दिल पर अब पतावे का बोझा था। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द था। हमें समझ ही नहीं आया कि तुम अंदर से इतने जख्मी हो। उनकी आवाज़ टूट गई। समर चंद लम्हों तक अपनी माँ को देखता रहा, फिर उसने आहिस्ता से नजरें झुका ली। पुलिस एहलकार उसे दोबारा ले जाने लगे। आयत वहीं खड़ी रह गई। उनके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था, कभी कभी इंसान जुर्म करने से पहले ही टूट चुका होता है और हम उसके टूटने की आवाज़ सुन ही नहीं पाते। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक जहनी बीमारी है जो किसी शदीद सदमे, हादसे, तशद्दुद, जंग या बचपन के गहरे जज्बाती जख्म के बाद पैदा हो सकती है। इसमें इंसान बार बार माजी के तकलीफदेह वाक़यात को याद करता है, डर, गुस्सा, बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करता है, और अक्सर मामूली बातें भी उसे शदीद रद्द अमल देने पर मजबूर कर देती है। यह दरअसल जहन का वो रद्द अमल है जो सदमे को भुला नहीं पाता और मुसलसल उसके असर में रहता है। अदालत के कमरे में अब ज़्यादा लोग जा चुके थे, मगर फ़िज़ा अभी भी बोझल थी।
पुलिस एहलकार समर को ले जाने ही वाले थे कि अचानक आगे बढ़कर राना उसके सामने आ खड़ी हुई। उनके कदमों में अजीब सी हिचकिचाहट थी, जैसे बरसों का बोझ उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा हो। चंद लम्हे वो खामोशी से समर को देखती रही। समर ने हैरत से उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहली बार उलझन उभरी। समर, उनकी आवाज़ धीमी और लरजती हुई थी। कमरे में मौजूद सब लोग खामोश हो गए। राना ने एक लम्हा अपनी नज़रें झुका ली, फिर आहिस्ता से बोली, अगर अगर मेरे किसी लफ्ज़ या रवैये ने तुम्हारे दिल में ये ज़ख्म पैदा की है तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। राना की आंखों में नमी थी। ये अल्फाज सुनकर समर जैसे साकित रह गया। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि यह जुमला उसके कानों में पड़ेगा। सब रिश्ते एहसास से ही कायम रहते हैं। अगर एहसास न हो तो तमाम रिश्ते अधूरे से लगते हैं। एहसास की अदम मौजूदगी की वजह से रिश्तों में जो खला पैदा होता है वो कभी भी पूरा नहीं हो पाता। किसी ने खूब कहा है कि रिश्ते दरख्तों की मानिंद होते हैं। बाज़ औक़ात हम अपनी ज़रूरतों की खातिर उन्हें काट देते हैं और खुद को खुले साए से महरूम कर देते हैं। अशफाक अहमद कहते, फ़ाइक लोगों के मरने पर नहीं बल्कि एहसास के मरने पर रोना चाहिए, क्योंकि लोग मर जाए तो सब्र आ जाता है, मगर एहसास मर जाए तो मुआशरा मर जाता है। बच्चों के दिल बहुत नरम होते हैं बेटा, और बड़ों की छोटी सी बात भी उनके दिल पर गहरा निशान छोड़ देती है। राना की आवाज़ में खुलूस था। अगर मेरी किसी बात ने तुम्हें ये महसूस करवाया कि तुम कम हो या तुम इस खानदान का हिस्सा नहीं हो, तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। मगर नफरत कभी किसी जख्म का इलाज नहीं बनती समर। राना ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा, अब जो वक्त तुम्हारे सामने है उसे सदा समझकर नहीं बल्कि एक मौका समझकर गुजारना। उनकी आवाज़ में माँ जैसी नरमी थी। समर की नज़रें ज़मीन पर झुक गई थी। कैद से आज़ाद होकर वापस आओ तो एक अच्छे इंसान बनकर आना, ऐसा इंसान जिसे देखकर तुम्हारे माँ बाप और हम सबको फख्र हो, राना ने आहिस्ता से कहा। उनके अल्फाज कमरे में गूंजते रहे। समर ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार सख्ती की जगह नमी थी। चंद लम्हों तक वह कुछ बोल न सका। शायद ये बातें मुझे बहुत पहले सुनने की ज़रूरत थी। फिर बहुत धीमी आवाज़ में उसने कहा। पुलिस एहलकारों ने आहिस्ता से उसे आगे बढ़ाया। वो चलने लगा, मगर दरवाजे के करीब पहुंचकर एक लम्हे को रुका और मुड़कर सबको देखा। उन नज़रों में नफरत कम हो चुकी थी। समर के चेहरे पर पछतावे की झलक नजर आ रही थी। जारी है।